चैप्टर 191। थॉमस आंद्रे की भौहें थोड़ी सी कांप उठी। यदि किसी तुच्छ शिकारी ने उससे ऐसा कहा होता तो उसने तुरंत उस मूर्ख को छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला होता। आखिरकार संयुक्त राज्य सरकार उस पर, एक विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर, इतनी आसानी से मुकदमा चलाने में सक्षम नहीं होगी। वह एक देश के बराबर अधिकार रखने वाला व्यक्ति था। मानव इतिहास की सबसे भीषण आपदा से 300 मिलियन अमेरिकी लोगों को बचाने के पुरस्कार के रूप में थॉमस आंद्रे को पूर्ण शक्ति प्राप्त हुई। इस शक्ति ने उसे अपनी इच्छानुसार कुछ भी करने की अनुमति दी। हालांकि अगर ऐसा होता तो भी वह तुरंत अपना कदम नहीं उठा सकता, क्योंकि इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी कोई और नहीं बल्कि सियोंग जिन वू था। थॉमस आंद्रे अपने गुस्से को पूरी तरह से दबा नहीं सका और उसके हाथ पलक झपकते ही हिल गए। हालांकि वह खुद को वापस संभालने में कामयाब रहा। उसने हवांग डोंग सू की ओर घूर कर देखा और अपने दांत पीस लिए। और मैंने उससे कहा कि उस आदमी को उकसाओ मत। जैसा कि अपेक्षित था, सियोंग जिन वू का सामना करना आसान नहीं था। उसे देखकर स्वयं इस बात की पुष्टि हुई। अगर थॉमस आंद्रे को इस एहसास को शब्दों में बयां करना हो तो ये एक दलदल में कदम रखने जैसा था। सियोंग जिन वू के पूरे शरीर से गहरी और अशुभ जादुई ऊर्जा निकल रही थी, और थॉमस आंद्रे को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि एक बार यहां गलत कदम उठाने के बाद वह बच नहीं पाएगा। दुर्भाग्यवश अब वह भी पीछे नहीं हट सकता था। उस व्यक्ति द्वारा वर्तमान में स्केवेंजर गिल्ड के एक शीर्ष हंटर के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा था, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर के रूप में उसका गौरव भी दांव पर था। अपनी अभिव्यक्ति को बुरी तरह से विकृत करते हुए थॉमस आंद्रे ने एक प्रश्न फेंक दिया। आप किसी भी संयोग से, क्या आप नहीं जानते कि मैं कौन हूं? जिन वू ने संक्षिप्त उत्तर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हैं। तभी हवांग डोंग सू को किसी तरह होश आया और वह थॉमस आंद्रे को देखकर चिल्लाया, मालिक, कुतिया के इस पिल्ले को मार डालो, जल्दी करो। जिन वू की मुट्ठी ने हवांग डोंग सू पर प्रहार किया, जिससे वह आदमी बेहोश हो गया और फिर से लंगड़ा हो गया। इसी बीच थॉमस आंद्रे के माथे पर नसें उभर आईं। आप जानते हैं कि मैं कौन हूं, फिर भी आप मेरी उपस्थिति में ऐसा कुछ करने का साहस कर रहे हैं। उसकी अभिव्यक्ति पहले ही कुछ भद्दी हो गई थी, लेकिन अब ये और भी अधिक विकृत होकर शैतान के चेहरे जैसी दिखने लगी है। व्यक्तिगत अनुभव के माध्यम से उसका शरीर जानता था कि किसी ऐसे प्रतिद्वंद्वी से कैसे निपटना चाहिए जो समर्पण नहीं करना चाहता। सफेद कचरा, एक निम्न श्रेणी का श्वेत व्यक्ति। थॉमस आंद्रे एक गरीब अप्रवासी परिवार में पला बढ़ा। अफ्रीकी युवाओं से भरी सबसे गरीब बस्ती में स्थित स्कूल एक अकेले श्वेत बच्चे के लिए शत्रुतापूर्ण स्थान साबित हुआ, जो किसी को नहीं जानता था और उसका कोई दोस्त या परिचित नहीं था। सर्वत्र शत्रुओं से भरा हुआ था। नजरें मिलने से ही झगड़े शुरू हो गए, और अक्सर उसके विरोधी खतरनाक हथियार भी लेकर चलते थे। ऐसे क्षण भी बार बार आते थे जब उसे अनेक शत्रुओं से लड़ना पड़ता था। हालांकि स्वर्ग ने एक निश्चित उपहार देना उचित समझा, जिसे केवल इस सफेद बच्चे के लिए अभूतपूर्व बताया जा सकता है, जिसके पास कुछ भी नहीं था। शारीरिक शक्ति की जबरदस्त प्रतिभा, वो शक्ति जिसने उसे दूसरों को रौंदने की अनुमति दी। विरोधाभासी रूप से लड़के का परिवेश उसके लिए अपनी प्रतिभा की पुष्टि करने के लिए एक आदर्श खेल का मैदान बन गया। अंतहीन निरंतर झगड़ों के माध्यम से लड़के को अपनी स्वर्ग प्रदत्त प्रतिभा की पुष्टि करनी पड़ी। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि कैसे उसकी शक्तियां उसके प्रति शत्रुतापूर्ण भावना रखने वाले सभी लोगों को बदल देंगी, और इसलिए उसने एक राजा की तरह शासन किया। और जब एक पूरी तरह से अलग प्रकार की शक्ति इस दुनिया में प्रकट हुई, तो उसने अवसर को समझ लिया और एक सच्चे राजा की स्थिति तक पहुंच गया। यदि कोई प्रतिद्वंद्वी सुनने को तैयार नहीं था, तो वह शक्ति का उपयोग करके उन्हें समर्पण करने के लिए मजबूर कर देता था। उसका रास्ता रोकने वाले को बिना दया के नष्ट कर दिया जाता, और वह उन सभी को पराजित कर जमीन पर घुटने टेकने देता जो उसकी ओर देख रहे थे। भौतिक शक्ति ही सत्य थी। थॉमस आंद्रे जो कुछ जानता था, जिससे वो परिचित था, उसके प्रति सच्चा रहा। ऐसा लग रहा था जैसे समय रुक गया हो। थॉमस आंद्रे, जो अब द्वेष और विनाशकारी इच्छा से भरा हुआ था, आगे बढ़ा। दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी एक पल में गायब हो गई। उसकी आंखें जिन वू से मिली, क्योंकि वे उनकी नाक को छूने के लिए पर्याप्त रूप से बंद थी। अपनी अज्ञानता को दोष दो, थॉमस आंद्रे ने अपना हाथ बढ़ाया। वो जिन वू का सिर पकड़ने की योजना बना रहा था। उसकी अतुलनीय पकड़ने की शक्ति उसकी कई छिपी हुई प्रतिभाओं में से एक थी। भले ही उसका प्रतिद्वंद्वी शीर्ष क्रम का शिकारी हो, वो आसानी से उस व्यक्ति की खोपड़ी चकनाचूर कर देगा। अब जबकि मूर्ख उसकी आक्रमण सीमा के भीतर था, जीत भी उसकी ही अच्छी थी।
थॉमस आंद्रे के होठों के कोने मुड़े हुए थे। उसी क्षण उसकी आंखों के सामने प्रकाश की किरण चमक उठी। भाग्यशाली समय के साथ स्कैवेंजर गिल्ड के शिकारी स्थान पर पहुंचे और उन सभी को कुछ अनोखा देखने को मिला। उन्हें खतरनाक गति से अप्रयुक्त कारखाने की एक दीवार को तोड़ते हुए कुछ देखने को मिला। उस कुछ ने दीवार को नष्ट कर दिया और दुर्घटनाग्रस्त होकर जमीन पर गिर गया। फिर भी ये काफी देर तक खिसकता रहा और जब वह कुछ आखिरकार उनकी आंखों के सामने से फिसलना बंद हो गया तो शिकारियों ने इसकी पहचान की और अपने अत्यधिक आश्चर्य को फूटने से नहीं छिपा सके। कोई नहीं बता सका कि सबसे पहले कौन चिल्लाया। थॉमस आंद्रे, मास्टर, क्या आप ठीक हैं? उसको इस तरह से उड़ाने में कौन कामयाब रहा? उन्हें इस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि थॉमस आंद्रे के पूरे शरीर से अभी भी गर्म भाप उठ रही थी। लेकिन फिर जब एक सामान्य व्यक्ति इस तरह जमीन पर फिसलता है तो उसकी त्वचा फट जाती है। नहीं, उससे पहले दीवार से टकराकर उसका शरीर कई टुकड़ों में टूट चुका होता। हालांकि थॉमस आंद्रे बिल्कुल ठीक था। क्या किसी को यह कहना चाहिए कि यह उस टैंकर के लिए उपयुक्त है जो अपने नंगे शरीर के अलावा कामिश की सांसों से बचने में कामयाब रहा? बात सिर्फ इतनी थी कि जब वह वापस खड़ा हुआ तो जो अभिव्यक्ति कर रहा था वह बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। जैसे ही वह खड़ा हुआ उसका चेहरा चट्टान की सतह की तरह सख्त हो गया। फिर उसने अपने शिकारियों पर एक व्यापक दृष्टि डाली। भले ही वे एक ही पक्ष में थे, ये शिकारी एक विशेष प्राधिकारी रैंक शिकारी की जानलेवा चकाचौंध का शिकार होने के बाद तुरंत फीके पड़ गए। बिना कुछ और कहे थॉमस आंद्रे उस परित्यक्त कारखाने में वापस चला गया जहां से वह निकला था। उसके पूरे शरीर से हत्या के इरादे की चकरा देने वाली मात्रा फूट पड़ी। वाइस मास्टर उस दृश्य को अचंभित होकर देख रहा था। जल्दी से उसकी बुद्धि वापस आ गई और उसने गिल्ड के शिकारियों से आग्रह किया, तुम सब क्या कर रहे हो? अब आगे बढ़ें। लगभग 100 शीर्ष रैंक के शिकारी एक ही बार में परित्यक्त कारखाने में पहुंचे। थॉमस आंद्रे को उड़ा देने के बाद जिन वू ने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली। बस 1 सेकंड बाद और यू जिनहो का जीवन गंभीर खतरे में होता। ऐसा लगा जैसे उसका खून खौल जाएगा जब उसने हवांग डोंगसू को हाई ऑक्सैनिक की आंखों के माध्यम से बच्चे के सिर को फर्श पर पटकते हुए देखा। लेकिन वो आदमी अब क्या चाहता था? वह दिखावा करेगा कि अगर हवांग डोंगसू को रिहा कर दिया गया तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह कितना मूर्खतापूर्ण सुझाव था। जिन वू ने खुद को पूर्ण सीमा तक धकेला और आगे बढ़ना जारी रखा ताकि वह शक्तिशाली प्राणियों द्वारा इधर उधर धकेला न जाए। इसलिए ऐसी मूर्खतापूर्ण मांग उस पर विचार करने लायक भी नहीं थी। लेकिन तब थॉमस आंद्रे की प्रतिक्रिया हत्या के इरादे से किया गया हमला था। ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। थॉमस आंद्रे भले ही काफी दूर तक बह गया हो, लेकिन वह पहले से भी अधिक मजबूत इरादे से हत्या करने के इरादे से वापस आया। जिन वू ने अभी भी बेहोश हवांग डोंगसू को कारखाने के एक कोने में फेंक दिया और फिर कैसल और इग्रिट को बाहर बुलाया। एक ब्लैक स्काई ड्रैगन और एक ब्लैक नाइट ने खुद को प्रकट किया। जिन वू ने सावधानी से यू जिनहो को उठाया और बच्चे को इग्रिट को सौंप दिया। जिनहो को नजदीकी अस्पताल ले जाओ, सुनिश्चित करें कि उसे आवश्यक उपचार मिले, समझ गया? इग्रिट अपनी समझ प्रदर्शित करने के लिए झुका और फैक्ट्री से बाहर निकलने के लिए कैसल की पीठ पर कूद गया। थॉमस आंद्रे ने भागने वाले स्काई ड्रैगन के बारे में कोई विज्ञापन नहीं दिया। नहीं, उसकी निगाह अकेले जिन वू पर टिकी हुई थी। इसी तरह जिन वू की चमक भी अमेरिकी की ओर पुनर्निर्देशित हो गई और उसे थॉमस आंद्रे और शीर्ष क्रम के शिकारियों की मुड़ी हुई अभिव्यक्ति देखने को मिली जो उसके कंधों से परे अंदर भाग रहे थे। उनकी संख्या लगभग 100 थी। ऐसा लग रहा था कि इस व्यक्ति ने स्कैवेंजर गिल्ड के सभी अभिजात वर्ग को संगठित किया और अपने साथ लाया, जिसे अक्सर दुनिया में सबसे अच्छा गिल्ड कहा जाता है। हालांकि बात यह थी, यदि आप सैनिकों की संख्या की तुलना करना चाहते हैं तो मेरे पास भी पर्याप्त से अधिक है। जिन वू ने तुरंत अपने छाया सैनिकों को बुलाया जो उसकी छाया में छिपे हुए थे और उसके आदेशों की प्रतीक्षा कर रहे थे। धीरे धीरे उसके पैरों के नीचे से अंधेरा फैल गया और एक एक करके छाया सैनिक जमीन से ऊपर उठ गए। उन सभी सैनिकों की खोज के बाद थॉमस आंद्रे के कदम रुक गए। संख्या लगभग 1000 के करीब थी। परित्यक्त फैक्ट्री एक पल में पूरी तरह से भर गई, लेकिन फिर भी सैनिकों की टुकड़ियां पीछे की ओर भी काफी आगे तक फैली हुई थी। थॉमस आंद्रे ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। ये सिर्फ अविश्वसनीय संख्याएं ही नहीं हैं। यहां तक कि उसने कई बुलाए गए प्राणियों को भी देखा जो आसानी से रैंक एस हंटर्स के समान स्तर पर थे, जैसे कि विशाल ढाल धारण करने वाला शूरवीर या काला वस्त्र पहने हुए जादूगर, और यहां तक कि पीछे की पंक्ति पर कब्जा करने वाले दिग्गज भी। उनका जादुई ऊर्जा उत्सर्जन कुछ सर्वोच्च रैंक वाले शिकारियों से हारा नहीं।
वास्तव में उत्कृष्ट बुलाए गए प्राणी थे, यहां तक कि भाग लेने वाले संपूर्ण स्कैवेंजर गिल्ड के खिलाफ जीत की गारंटी नहीं दे सकते थे। सियोंग जिनवू के सामान्य ज्ञान को तोड़ने वाले सम्मान को देखकर थॉमस आंद्रे ने अपने पूरे शरीर में एक शक्तिशाली कपकपी महसूस की। साथ ही वह वास्तव में खुशी महसूस कर रहा था। यह सही है, क्या अब उसे वास्तव में लड़ाई का आनंद नहीं मिलेगा जब उसके प्रतिद्वंद्वी का स्तर इतना ऊंचा था? अपने होंठ चाटते ही थॉमस आंद्रे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस मूर्ख हवांग डोंगसू का अब इस लड़ाई में कोई महत्व नहीं रह गया था। उसके क्षतिग्रस्त गौरव को पुनः स्थापित करने का एक ही रास्ता था, और वह होगा उस गुस्ताख बदमाश को मार डालना। लेकिन ऐसा करने से पहले थॉमस आंद्रे ने दया की अपनी अंतिम पेशकश की। यदि आप अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं और पीछे हट जाते हैं, तो मैं वादा करता हूं कि मैं आपकी जान बख्श दूंगा। मौखिक उत्तर देने के बजाय जिनवू ने बस उसे एक पक्षी उछाल दिया। थॉमस आंद्रे के माथे पर चारों तरफ मोटी मोटी नसें उभरी हुई थीं। थॉमस आंद्रे ने अपनी शर्ट फाड़ दी। राक्षसों से निकाली गई शीर्ष श्रेणी की सामग्री से बनी शर्ट सस्ते कागज की शीट की तरह टुकड़ों में फट गई थी। उसके पूरे धड़ की मांसपेशियां फूल गईं और उसके पूरे शरीर को ढकने वाले कवच की तरह सख्त हो गईं। जादुई ऊर्जा इतनी विशाल थी कि आसपास के लोगों के रोंगटे खड़े हो गए और वह उसके पैरों के नीचे से बाहर निकल गई। वह इतना विशाल और शक्तिशाली था, वास्तव में ऐसा लग रहा था मानो सुनहरे रंग की भाप उसके कंधों से धीरे धीरे ऊपर उठ रही हो। दुनिया के सबसे महान टैंकर ने एक बार फिर अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। जिनवू ने अपनी जादुई ऊर्जा को भी उजागर करने से पहले बिना शब्द कहे थॉमस आंद्रे के परिवर्तन को देखा। पूरी तरह से अलग अलग स्थानों पर कब्जा करने वाले दो राक्षसों से निकलने वाली जादुई ऊर्जा ने आसपास के कुलीन शिकारियों को अपनी सांसें रोकने के लिए मजबूर कर दिया। मैं सोच रहा था कि वह कौन था जिसने थॉमस आंद्रे को उड़ा दिया, लेकिन अब उनकी निगाहें एक ही स्थान पर थी, सियोंग जिनवू की ओर। निश्चित रूप से वह उपलब्धि प्रशंसनीय लगती अगर वह सियोंग जिनवू होता, जो जापान में उन सभी विशाल राक्षसों का शिकार करने में कामयाब रहा। स्कैवेंजर गिल्ड के शिकारियों ने जिनवू को घूरते हुए घबराकर अपनी लार निगल ली। हालांकि उनके तनाव की बढ़ी हुई स्थिति के विपरीत जिनवू पूरी तरह से शांत और संयमित था। उसने महसूस किया कि अब तक की उसकी प्रगति को परखने का यह सबसे अच्छा अवसर है। अब वह एक ऐसे प्रतिद्वंद्वी का सामना कर रहा था जिसके खिलाफ वह निश्चित रूप से हर संभव कोशिश कर सकता था। अचानक जिनवू को याद आया कि कामिश ड्रैगन ने उससे क्या कहा था। 4 लोग शासकों की शक्तियां उधार ले रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि वे 4 कामिश छापे के 5 जीवित बचे लोगों में से थे, विशेष प्राधिकरण रैंक के 4 शिकारी? यदि यह सच था, तो थॉमस आंद्रे के शासकों की शक्तियां उधार लेने वाले इंसान होने की संभावना बहुत अधिक थी। जिनवू ने पहली चाल चली। उनके संप्रभु द्वारा वह आदेश जारी करने के लगभग तुरंत बाद छाया सैनिक डरावने जोश के साथ आगे बढ़े। थॉमस आंद्रे भी जोर से चिल्लाया, वे आ रहे हैं, एक आदमी बनाम एक गिल्ड। इस दिन लगभग 1000 समन और लगभग 100 विशिष्ट शिकारी हिंसक रूप से टकराए। थॉमस आंद्रे ने पैक के सामने खड़े आयरन को उड़ा दिया और उसकी आंखों से एक चमकदार चमक निकलते ही उसने जल्दी से जिनवू के ठिकाने की खोज की। उसने देखा कि कोई अविश्वसनीय गति से उसकी ओर आ रहा है। थॉमस आंद्रे मुड़ा, लेकिन जिनवू तेज था। बाद वाले ने तुरंत ही पूर्व की रक्षा में धावा बोल दिया और डेमन किंग्स शॉर्टस्वॉर्ड से उसकी कमर पर वार कर दिया। दुर्भाग्य से ब्लेड थॉमस आंद्रे की कठोर त्वचा को तोड़ने में विफल रहा। जिनवू की आंखें चौड़ी हो गईं। अमेरिकी ने अपने प्रतिद्वंद्वी को अपनी कोहनी से उड़ा दिया और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। ये स्पेशल अथॉरिटी रैंक हंटर की असली ताकत थी। जिनवू के पास गति का काफी अच्छा मोड़ हो सकता है, लेकिन ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वो थॉमस आंद्रे की सुरक्षा से आगे निकल सके। मेरी शक्ति को महसूस करो और चखो कि सच्ची निराशा कैसी होती है। थॉमस आंद्रे ने फैसला किया कि अब फायदा उसके पास है। उसने वहां अपने हमले नहीं रोके और अपना हाथ आगे बढ़ाया। जब उसने ऐसा किया तो उसके हाथ से एक शक्तिशाली खींचने वाली शक्ति उत्पन्न हुई और तेजी से दूर गिरे हुए जिनवू को वापस खींच लिया। अदृश्य हाथ, ये थॉमस आंद्रे की क्षमता ही थी जो कामिश ड्रैगन को हवा से जमीन पर खींचने में कामयाब रही। जिनवू को गति के एक भयावह मोड़ पर वापस थॉमस आंद्रे के करीब लाया गया, लेकिन फिर उसकी आंखें फिर से खुल गईं। शासक का अधिकार। ऊपर से नीचे गिरती अदृश्य शक्ति से थॉमस आंद्रे के कंधे कांपने लगे। अपने पूरे शरीर से पुष्टि करने के बाद वो पूरी तरह से स्तब्ध रह गया कि उसके प्रतिद्वंद्वी के पास भी वो शक्ति थी जो केवल विशेष प्राधिकरण रैंक हंटर्स के पास थी। जिनवू ने उस उद्घाटन को नहीं छोड़ा।
उसका मुक्का आज दूसरी बार थॉमस आंद्रे के चेहरे पर लगा और हंटर बनने के बाद पहली बार गोलित उपनाम वाले व्यक्ति ने अपने मुंह से खून उगला। हंटर बयूरो भी अपनी उंगलियां दबाकर नहीं बैठा था। शिकारियों को ले जाने वाले बयूरो के दर्जनों वाहन स्कैवेंजर गिल्ड के सदस्यों के समान गंतव्य की ओर जा रहे थे। हालांकि पैक के ठीक सामने की दो कारें अचानक अपने गंतव्य से बहुत दूर रुक गईं। अत्यधिक चिंतित एडम वाइट गुजरते दृश्यों को देख रहा था और अचानक रुकने के कारण बिना तैयारी के पकड़ा गया। क्या हो रहा है? गाड़ी के ड्राइवर ने पीछे मुड़कर एडम वाइट की ओर देखा। वह हंटर बयूरो से संबद्ध एकमात्र रैनकेस हंटर था। एजेंट वाइट, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि आप हमें बताएं कि यहाँ क्या हो रहा है। हमारे पास सब कुछ समझाने के लिए समय नहीं है। एडम वाइट अपना वाक्य पूरा नहीं कर सका क्योंकि उसने देखा कि उस समय रैनकेस हंटर का रंग तेजी से पीला पड़ रहा था। यह पहली बार था कि किसी ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर ऐसी अभिव्यक्ति देखी गई जो प्रसिद्ध रूप से एक फौलादी दिल का मालिक था, जो अपने जीवन में सभी प्रकार की करीबी चोटों का अनुभव करने के बाद बना था। यह महसूस करते हुए कि कुछ बहुत गंभीर घटित हुआ है, एडम वाइट ने तुरंत पूछा, क्या आगे कुछ हुआ? रैनकेस हंटर ने जमे हुए कठोर चेहरे के साथ उत्तर दिया, अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हम सभी को अपनी जान जोखिम में डालनी होगी। चैप्टर 192। उस प्रहार से उसके होठों के कोने खुल गए। प्रभाव से दूर किए जाने के दौरान थॉमस आंद्रे उस अजीब शक्ति के झटके से जूझ रहा था जिसने उसके चेहरे पर जोरदार प्रहार किया था। कैसे हो सकती है? ऐसी शक्ति कैसे हो सकती है? वो मुक्का इतना भारी था कि उसका सिर हिल गया, लेकिन इतना ही नहीं था। उस व्यक्ति के पास केवल अपने विचारों से ही शारीरिक शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता भी थी। फिर भी उसने खींचे जाने वाले बल का विरोध नहीं किया और स्वेच्छा से खुद को अंदर खींच लिया। ऐसी बात किसने सोची होगी? अप्रत्याशित रूप से न केवल उसने खिंचाव का विरोध करने के लिए अदृश्य हाथ के अपने संस्करण का उपयोग नहीं किया, बल्कि उसने इसे अपने प्रतिद्वंद्वी का ध्यान भटकाने के लिए एक व्याकुलता के रूप में इस्तेमाल किया और फिर वास्तविक हमला किया जिसे आसानी से टाला नहीं जा सका। खिंचाव से उत्पन्न त्वरण क्षमता को सक्रिय करने वाले दोधारी ब्लेड में कट गया और भी बड़ी क्षति का कारण बना। अब वो युद्ध के लिए आश्चर्यजनक रूप से सुव्यवस्थित प्रवृत्ति थी। उसे इस तरह की रणनीति तक पहुंचने के लिए कितनी लड़ाइयों से गुजरना पड़ा? थॉमस आंद्रे जिन वू को किसी यादृच्छिक बच्चे के रूप में देख रहा था। भले ही उसने स्वेच्छा से कोरियाई शक्तियों को स्वीकार किया था, लेकिन अब चेहरे पर 2 बार मार खाने के बाद उसके विचारों में तेजी से बदलाव आया था। थॉमस आंद्रे ने उछलना बंद कर दिया और अपने पैरों पर वापस आ गया। घर्षण ने नीचे के सीमेंट फर्श को नष्ट कर दिया और टूटे हुए कंकड़ के टुकड़े और धूल के बादल हवा में फेंक दिए। जैसा कि अपेक्षित था, जिन वू ने अमेरिकी को संभलने का समय नहीं दिया और उसकी ओर दौड़ पड़ा। वो एक अनुभवी शिकारी की दृष्टि थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसने उस क्षण के लिए निशाना साधा था, इससे पहले कि उसका लक्ष्य संतुलन हासिल कर पाता। हालांकि इस बार उसका शिकार उन दोनों में से सबसे तेज प्रतिक्रिया देने वाला था। थॉमस आंद्रे ने अपने दिमाग से सभी अहंकारी विचारों को त्याग दिया। उसे यह भी एहसास हुआ कि अगर वह अपने परिवेश का ध्यान रखते हुए लड़ना जारी रखेगा तो वह आज हार सकता है। इस बार उसका प्रतिद्वंद्वी उनकी प्रारंभिक अपेक्षा से कहीं अधिक कठिन था। सुदृढ़ीकरण। जब उसने ये शब्द बुदबुदाए तो उसका शरीर मांसपेशियों से लैस, जो ठोस कवच में बदल गया था, अचानक विस्फोटक रूप से फूल गया। उसका लगभग 2 मीटर लंबा शरीर पलक झपकते ही 3 मीटर से अधिक लंबे राक्षस में बदल गया। थॉमस आंद्रे क्रोधित जानवर की तरह दहाड़ने लगा और अपनी दोनों भुजाएं, जो अब संगमरमर के खंभे जितनी मोटी थी, अपने सिर के ऊपर उठा ली। ये सब बहुत तेजी से हुआ। जिन वू को अपनी तेज दौड़ के बीच में ही आगे खतरे का आभास हो गया। क्या हो सकता है? उसका मस्तिष्क दुविधा में पड़ गया। बात यह थी कि बड़े संकट के क्षणों में उसकी प्रवृत्ति ने एक बार भी उससे झूठ नहीं बोला। जिन वू ने जल्दी से अपनी आगे की गति रोक दी और लगभग उसी समय पीछे की ओर कूद गया। 1 मिलीसेकंड के अंतर से थॉमस आंद्रे की विशाल मुठियां नीचे जमीन पर टकराईं। भयावह सदमे की लहर से दायरे में फंसी हर चीज बिखर गई। उसका कौशल, विध्वंस, उस अविश्वसनीय ताकत ने जिन वू को कई और कदम पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया, भले ही वो पहले ही सुरक्षित क्षेत्र में भाग गया था। हवा में उछला मलबा बारिश की बूंदों की तरह नीचे गिर गया। ड्रैगन को वश में करने वाले एक शिकारी के लिए उपयुक्त उसकी मजबूती और विनाशकारी शक्ति किसी से पीछे नहीं थी, लेकिन स्तब्ध रहने का समय नहीं था। थॉमस आंद्रे के मुंह से एक और तेज दहाड़ निकली।
केंद्र के रूप में थॉमस आंद्रे के साथ एक शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण खींचने वाली शक्ति ने सीमा के भीतर सब कुछ उसकी ओर खींचना शुरू कर दिया। ऐसा लगा मानो वह एक ब्लैक होल बन गया हो। छाया सैनिक और शिकारी सभी एक उलझी हुई उलझन में फंस गए और उसके स्थान की ओर उड़ गए। जिन वू शायद इस कौशल कैप्चर के लक्ष्यों में से एक रहा होगा, लेकिन उसने खींचने वाले बल को दूर करने के लिए शासक के अधिकार का इस्तेमाल किया। और जब वह अंततः उस शक्तिशाली बल से मुक्त होने में कामयाब रहा और एक बार फिर पीछे की ओर कूद गया, थॉमस आंद्रे का डिमोलिशन कौशल एक बार फिर सामने आया। न केवल छाया सैनिक बल्कि स्कैवेंजर के शिकारी भी सदमे की लहर में बह गए। इधर उधर से चीखें उठने लगी। वाइस मास्टर को इस भयावह स्थिति का काफी देर से पता चला और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, मास्टर से दूर हो जाओ। 3-4 बेड़े वाले शिकारियों ने तुरंत अपने घायल साथियों को निकाला और पीछे की ओर भाग गए। इस बीच थॉमस आंद्रे और उसका भावहीन चेहरा के साथ बुरी तरह से जिनवू के स्थान की ओर भागा। विशेष प्राधिकारी के पद का तात्पर्य यह था कि किसी को एक स्वतंत्र राष्ट्र के समान स्तर के अधिकार प्रदान किए गए थे, इसीलिए उसे ये प्रदर्शित करने की आवश्यकता थी कि राजा की अवज्ञा करने का दंड क्या होगा। थॉमस आंद्रे कुछ ही समय में जिनवू के स्थान पर पहुंचा और आगे की ओर एक शक्तिशाली मुक्का मारा। उसकी मुट्ठी हवा में चुभ गई। वो पहले से ही यह सब अच्छी तरह से जानता था। वो किसी से भी बेहतर जानता था कि वह एक जंगली जानवर की एजिलिटी रखने वाले इस बदमाश पर मुक्का मारने में बहुत धीमा था, विशेषकर तब जब वह अपनी प्रबल अवस्था में था। उसकी ताकत और सुरक्षा अकल्पनीय हद तक बढ़ जाएगी, लेकिन साथ ही उसकी गति आनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। हालांकि थॉमस आंद्रे के लिए सौभाग्य की बात है कि उसके पास एक ऐसा कौशल था जो उस कमी को आसानी से पूरा कर सकता था। उसने अपना हाथ जिनवू की ओर बढ़ाया जो तेजी से उनके बीच दूरियां पैदा कर रहा था। एक बार फिर दो व्यक्तियों के बीच एक शक्तिशाली, अविश्वसनीय रूप से आकर्षक शक्ति सक्रिय हो गई। अमेरिकी जानता था कि अब वो अपने शिकार से नहीं चूकेगा। रीइंफोर्समेंट कौशल के माध्यम से अपने शरीर को मजबूत बनाने के कारण उसका ध्यान कुछ छोटी मोटी ध्यान भटकाने वाली चालों से नहीं हटेगा। जैसा कि अपेक्षित था, सियोंग जिनवू को आसानी से वापस खींच लिया गया। अपने फैले हुए बाएं हाथ को वैसे ही छोड़कर थॉमस आंद्रे ने अपना दाहिना हाथ पीछे खींच लिया और उसे कसकर मुट्ठी में बंद कर लिया। भारी मात्रा में जादुई ऊर्जा, जो एक शीर्ष क्रम के शिकारी के धड़ को टुकड़े टुकड़े करने के लिए पर्याप्त थी, उसकी दाहिनी मुट्ठी में एकत्रित हो गई। कौशल पावर स्मैश थॉमस आंद्रे की मुट्ठी भयावह स्तर की विनाशकारी शक्ति लेकर धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन फिर ऐसा हुआ। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने देखा कि जिनवू की अपनी दाहिनी बाह की मांसपेशियां अचानक आकार में बहुत बढ़ रही हैं। क्या वह सीधे मुझसे भिड़ने की सोच रहा है? इसे अविश्वसनीय पाते हुए थॉमस आंद्रे ने खींचने की शक्ति बढ़ा दी। हालांकि जिनवू ने इससे बचने की कोशिश नहीं की, बल्कि वास्तव में अपनी गति को और बढ़ाने के लिए अपने शासक के अधिकार का इस्तेमाल किया। अमेरिकी सदमे में चिल्लाया, यह मत करो। जिनवू ने थॉमस आंद्रे की अपेक्षा से कहीं अधिक तेजी से संपर्क किया और अपने समकक्ष की तुलना में थोड़ा तेज मुक्का मारा। उसी समय उसने अपना सिर नीचे कर लिया और अमेरिकी के अपने विलंबित मौके से हल्के से बच गया। थॉमस आंद्रे ने अपनी आंखों के सामने प्रकाश की चमक देखी और अंततः उसे इसका एहसास हुआ। उसने मुझ पर जो पहला हमला किया वह था। उस समय वह जिस हमले को देखने में असफल रहा, वह बिल्कुल यही हमला था। थॉमस आंद्रे एक रॉकेट की तरह उड़ गया, अप्रयुक्त कारखाने की दीवार को ध्वस्त कर दिया और काफी देर तक गंदगी पर लौटता रहा। उसके फिसलते शरीर के कारण जमीन पर बना गहरा और लंबा गड्ढा किसी खेत में बनी खांचों जैसा लग रहा था। उसने झट से खुद को धक्का देकर जमीन से गिरा दिया, लेकिन तब तक जिनवू उसके सामने खड़ा हो चुका था। थॉमस आंद्रे गर्जा और अनगिनत मुक्के मारे। हर बार जब उसकी मुठियां उड़ती तो जमीन फट जाती और हवा टुकड़ों में बट जाती। प्रत्येक प्रहार इतना भयंकर था कि हल्के से स्पर्श से ही किसी व्यक्ति का शरीर पूरी तरह नष्ट हो सकता था। दुर्भाग्य से उनमें से कोई भी वास्तव में जिनवू को छू नहीं सका। उसने थॉमस आंद्रे की सभी मुक्कों को आसानी से चकमा दे दिया और अपने सभी काउंटरों को अमेरिकी के महत्वपूर्ण स्थानों पर सटीकता से उतारा। धीरे धीरे थॉमस आंद्रे के मुंह में खून जमा होने लगा। ये कैसे हो सकता है? एक मैच प्रकार का शिकारी इतना शक्तिशाली और इतना तेज कैसे हो सकता है? वो जितना अधिक भ्रमित हुआ, उसे उतनी ही अधिक शारीरिक क्षति हुई। क्या मैं हार रहा हूं? लेकिन ऐसा नहीं हो सका। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने दुश्मनों को शुद्ध शारीरिक हिंसा से पराजित करने की उसकी क्षमता ही उसके अस्तित्व का एकमात्र कारण थी। एकमात्र चीज ये साबित करती थी कि वह वही थे, कोई और नहीं।
थॉमस आंद्रे ने अपने खून से लथपथ दांत पीस लिए। उभरी हुई भौहों के नीचे उसकी आंखों से एक पागलपन भरी चमक निकल रही थी। उसके पास जो कुछ भी था उससे उसने मुक्का मारा, लेकिन जिन वू ने उसे फिर से चकमा दे दिया और अमेरिकी की ठुड्डी पर जोरदार प्रहार किया। थॉमस आंद्रे ने अपने सिर में बज रहे प्रभाव बल से छुटकारा पाने के लिए अपना सिर जोर से हिलाया, लेकिन उस संक्षिप्त अंतराल में जिन वू ने तब तक पिटाई की जब तक वो अमेरिकी की नाक के ठीक नीचे नहीं था और लगातार और बिना किसी दया के हमला किया। थॉमस आंद्रे, जो कभी एक विशाल किले जैसा दिखता था, अब इधर उधर लड़खड़ाने लगा। वो पीछे हटते हुए अस्थिर रूप से लड़खड़ाने लगा। वो किसी तरह अपना संतुलन हासिल करने में कामयाब रहा और जहरीली आवाज में चिल्लाया, मैं कोई और नहीं बल्कि थॉमस आंद्रे हूं। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे केवल इतने से ही नीचे गिरा सकते हो? इसीलिए मैंने तुम्हें पहले बताया था। जिन वू ने थॉमस आंद्रे की ठुड्डी पर ऊपर की ओर मुक्का मारा और बोला, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन है। थॉमस आंद्रे का सिर आसमान की ओर उठा, लेकिन उसने उसे आगे जाने से रोक दिया। अब खुद से परे क्रोधित होकर गोलीत ने कसकर आपस में बंधी अपनी मुट्ठियों को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। विध्वंस। जैसे ही वो अपनी पूरी ताकत से नीचे गिरा, जमीन फट गई और जोर से कांपने लगी। जिन वू अब वहां नहीं था। थॉमस आंद्रे की निगाहें जिन वू को खोजने के लिए जल्दी से इधर उधर भटकने लगी। ये तब था उसे देर से एहसास हुआ कि अविश्वसनीय जादुई ऊर्जा का एक टुकड़ा उसके ऊपर से गिर रहा था। उसने जल्दी से ऊपर देखा। डेमोलिशन कौशल सक्रिय होने से पहले जिन वू ने छलांग लगाई थी और अब वो अपने अमेरिकी लक्ष्य की ओर उतर रहा था। उसकी कोहनी थॉमस आंद्रे के चेहरे पर जोरदार तरीके से गिरी। परित्यक्त कारखाने से काफी दूर एक स्थान पर दर्जनों वाहन लगभग एक साथ रुक गए। यह निर्णय लिया गया कि किसी भी करीब जाना उनके लिए खतरनाक होगा। वाहनों से बाहर निकलने वाले लोग हंटर ब्यूरो से संबद्ध विशिष्ट शिकारी थे। उनमें से हर एक अपने आप में एक प्रतिष्ठित उत्कृष्ट शिकारी था। हालांकि इतने महान शिकारियों के साथ होने के बावजूद एडम वाइट अभी बिल्कुल भी आश्वस्त महसूस नहीं कर रहा था। लेकिन ये तब समझ में आया जब इन लोगों की तुलना हंटर सेओंग, जिन वू और थॉमस आंद्रे के साथ साथ स्कैवेंजर गिल्ड के संपूर्ण अभिजात वर्ग से की जा रही थी। रैंक एस हंटर को ब्यूरो के अपने हंटर बलों की कमान सौंपी गई थी। ब्रेंट नाम का एक व्यक्ति कठोर चेहरे की अभिव्यक्ति के साथ केवल अपना सिर हिला सकता था। अरे बाप रे, इस समय किस प्रकार के राक्षस इतनी जादुई ऊर्जा उत्सर्जित करने के लिए लड़ रहे थे? उसके पैर अपनी जगह से हिलना नहीं चाहते थे, लेकिन एडम वाइट ठीक उसके पीछे था, याचना भरी आंखों के साथ आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन की प्रतीक्षा कर रहा था। ब्रेंट के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था और उसने निराश स्वर में कहा, यह वहां पर है। हालांकि ये वास्तव में खतरनाक है, इसलिए मेरी सलाह है, आपको इसके बारे में पूरी तरह आश्वस्त रहना होगा। एडम वाइट ने सिर हिलाया। यह उस समय था जब जमीन पर वापस गिरने से पहले एक तेज विस्फोटक आवाज के साथ कुछ हवा में ऊपर उठा। एडम वाइट ने उस शोर की दिशा में देखा, फिर जल्दी से अपनी नजर वापस ब्रेंट की ओर कर दी। रैंक एस हंटर अपने ढीले जबड़े को बंद करने के लिए खुद को तैयार नहीं कर सका। एडम वाइट ने तुरंत उससे पूछा, अभी अभी वह क्या था? अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो वह था। ब्रेंट, एक रैंक एस हंटर अपनी पहचान में गलती कैसे कर सकता है? फिर भी वह आगे बढ़ने से पहले बहुत झिझका। वो मिस्टर थॉमस आंद्रे था जो हवा से गिर रहा था। यहां तक कि मैं भी निश्चित नहीं हो सकता। जैसे ही एडम वाइट तेजी से चिल्लाया, उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से बड़ी हो गईं। जल्दी करो, हमें अभी वहां जाने की जरूरत है। ब्रेंट ने एडम वाइट को वहां दौड़ते हुए देखा और अन्य शिकारियों को उसका पीछा करने का इशारा किया। हंटर ब्यूरो का समूह जल्द ही उस स्थान पर पहुंचा जहां जादुई ऊर्जा के दो विशाल समूह एक दूसरे से टकरा रहे थे, और फिर उन सभी ने इसे देखा। उन्होंने एकमात्र एशियाई शिकारी द्वारा एकमात्र थॉमस आंद्रे को कुचले जाने का दृश्य देखा। ब्रेंट घबरा गया और उसने उस दृश्य की ओर इशारा किया। मिस्टर थॉमस आंद्रे को हंटर सियोग जिन वू द्वारा पीटा जा रहा है। वो तो मैं भी देख सकता हूं। एडम वाइट ने शुद्ध झुंझलाहट में बार बार अपने पैर जमीन पर पटक दिए। इतनी दूर से भी वह बता सकता था कि जिन वू द्वारा पीटे जाने के बाद थॉमस आंद्रे की हालत इतनी अच्छी नहीं लग रही थी। ब्रेंट ने जल्दी से किसी के न जानने वाले भाव के साथ पूछा कि क्या करना है। हमें उन्हें रोकने की जरूरत है। क्या आप यहीं रुकने और एक स्पेशल अथॉरिटी रैंक हंटर को पीट पीट कर मरते हुए देखने की योजना बना रहे हैं? आप चाहते हैं कि हम उसे रोकें? तुम्हारा मतलब है उस आदमी को रोको? ब्रेंट ने एशियन हंटर को वास्तव में निरर्थक जादुई शक्ति का उत्सर्जन करते हुए देखा। यह इतना विशाल था
वास्तव में वो उस भावर के करीब भी नहीं जाना चाहता था अगर वह इसकी मदद कर सकता था। लेकिन इससे पहले कि उसे उन शब्दों को जोर से कहने का मौका मिलता, एडम वाइट आगे बढ़ गया। वो हंटर ब्यूरो एजेंट हो सकता है, लेकिन फिर भी वो एक नियमित व्यक्ति था। वो किसी शीर्ष श्रेणी के शिकारी से निकलने वाली जादुई ऊर्जा के संपर्क में आकर अपनी जान गंवा सकता है। विकल्पों पर विचार करते समय ब्रेंट की अभिव्यक्ति लड़खड़ा गई, लेकिन अंततः उसने एक दर्द भरी कराह निकाली और जिन वू की ओर दौड़ने के लिए एडम का पीछा किया। एजेंट वाइट। थॉमस आंद्रे का चेहरा कोहनी से कुचला गया और वह घुटनों के बल जमीन पर झुक गया। उसके दोनों हाथ नीचे धरती में गहरे धंस गए। वो किसी तरह अपने ऊपरी धड़ को ऊपर उठाने में कामयाब रहा और अपने हमले जारी रखे। दुर्भाग्य से उसके भौतिक शरीर को बहुत अधिक नुकसान हुआ था और उसकी मुठ्ठियां अब उसी स्तर की विनाशकारी शक्ति से हमला नहीं कर सकती थी। जिन वू ने उन सुस्त मुक्कों को देखा और लड़ाई के ज्वार को अपने पक्ष में मोड़ने की पुष्टि की। थॉमस आंद्रे की इन शक्तिहीन फड़फड़ाती भुजाओं में अब केवल हारने वाले व्यक्ति का अंततः अर्थहीन क्रोध और जिन वू को मारने की इच्छा शामिल थी। कोरियाई हंटर आसानी से उन घूंसे से बच गया और एक बार फिर जवाबी हमला किया। थॉमस आंद्रे के हमलों के विपरीत जिन वू के हिट्स लगातार अमेरिकी के महत्वपूर्ण स्थानों पर सटीक रूप से बरस रहे थे और परिणामस्वरूप बेचारा आदमी अब अपनी बुद्धि भी हासिल नहीं कर सका। हर बार जब थॉमस आंद्रे का सिर एक दिशा या दूसरी तरफ जाता था तो उसके चेहरे से खून निकलने लगता था। वह अपना संतुलन खो बैठा और असंतुलित होकर इधर उधर लड़खड़ाने लगा। जिन वू निर्दयी बना रहा और उसने अमेरिकी व्यक्ति को लात मारी। टकराती हुई जादुई ऊर्जा का विस्फोट हुआ और थॉमस आंद्रे का शरीर आकाश में उछल गया। शासक का अधिकार। उसने हवा में लगातार ऊपर उड़ रहे अमेरिकी व्यक्ति को झटका दिया, जिससे उसका शिकार बिना किसी प्रतिरोध के दुर्घटनाग्रस्त होकर वापस पृथ्वी पर आ गिरा। थॉमस आंद्रे जमीन पर पड़ा था और मुंह से खून की उल्टी कर रहा था। जिन वू उसके ऊपर चढ़ गया और ठीक वैसे ही जैसे जब वह दानव के महल में राक्षस राजा बरन के खिलाफ लड़ रहा था, उसने थॉमस आंद्रे की गर्दन पकड़ ली और अपनी दूसरी मुट्ठी से उसे नीचे पटक दिया। वो महसूस कर सकता था कि थॉमस आंद्रे का प्रतिरोध धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। और अंत में जैसे ही जिन वू ने फिनिशर को मारने के लिए अपनी मुट्ठी ऊपर उठाए, उसने किसी के हताश रोने की आवाज सुनी। सियोंग जिन वू, बंद करो। मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया अपना हाथ रोके रहें। जिन वू ने अपनी मुट्ठी फिर से कसकर भींचने से पहले एडम वाइट को अपनी ओर दौड़ते हुए निस्वार्थ भाव से देखा। जादुई ऊर्जा की एक भयावह मात्रा उसके अत्यधिक विस्तारित कंधे की मांसपेशियों और उसकी मुट्ठी के चारों ओर घूम रही थी। इससे पहले कि मुट्ठी लक्ष्य पर गिरे, जैसे ही एडम वाइट चिल्लाया, उसका हाथ हताशा में आगे बढ़ गया। थॉमस आंद्रे ने आखिरकार अपना मुंह खोला। मैं हार गया। जिन वू की मुट्ठी अमेरिकी की नाक से मिलीमीटर दूर रुक गई। जैसे कि उसने आत्मसमर्पण करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी हो। थॉमस आंद्रे ने तुरंत बाद अपनी चेतना खो दी और बेहोश हो गया। तभी जिन वू ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और बिना कुछ कहे वापस उठ गया। इसके तुरंत बाद ब्यूरो से जुड़े शिकारी सावधानी से उसके और थॉमस आंद्रे के आसपास जमीन पर दाखिल हो गए। यह क्या बकवास है? क्या सच में ऐसा हुआ? एक पत्रकार लगातार एक के बाद एक तस्वीरें खींचते हुए अपने आप में बड़बड़ा रहा था। मूल रूप से उसने छापे के लिए तैयार हो रहे स्कैवेंजर गिल्ड हंटर्स के कुछ शॉट्स लेने की योजना बनाई, पर अब उसने जो कुछ किया वो बस शिकारियों का पीछा करना था जिन्होंने बेवजह छापेमारी रद्द कर दी और कहीं चले गए। तो आखिर वह इसे कैसे समझा सकता है? रिपोर्टर को शुरू में लगा कि कहीं कालकोठरी तोड़ने की घटना हो रही है, लेकिन उसकी आंखों के सामने जो दृश्य सामने आ रहा था वह आसानी से उसकी बेतहाशा कल्पनाओं से भी आगे निकल गया। उसने जमीन पर फैले व्यक्ति के चेहरे की एक बार फिर पुष्टि करने के लिए जूम फंक्शन का उपयोग किया। यह निश्चित रूप से एक जाना पहचाना चेहरा था। बिना किसी संदेह के वो चेहरा स्पेशल अथॉरिटी रैंक हंटर थॉमस आंद्रे का था। अरे बाप रे, थॉमस आंद्रे को इस तरह कौन हरा सकता है? जब रिपोर्टर ने अब तक ली गई तस्वीरों को खंगाला तो वो चौंककर हौंफने लगा, और साथ ही उसका दिल यह एहसास करके उत्साह से कांप उठा कि इस छोटे से कैमरे के भीतर मौजूद तस्वीरें उसे नकदी का एक बड़ा खजाना दे देंगी। चैप्टर 193। एडम वाइट ने तत्काल थॉमस आंद्रे पर जीवन के लक्षणों की पुष्टि की। उसने अपना कान उस स्थिर आदमी की छाती पर लगाया और दिल की धीमी धड़कन सुनी, यहां तक कि वह अपना हाथ थॉमस आंद्रे की नाक के पास ले आया और उसकी सांसों को भी महसूस किया। सौभाग्य से वो अभी भी जीवित था। हालांकि वह बमुश्किल लटका हुआ था। हो सकता है वह जीवित हो, लेकिन अभी वह किसी जीवित आदमी जैसा नहीं लग रहा था।
उसकी हालत इतनी खराब थी। सोचने के लिए वो एकमात्र थॉमस आंद्रे को इस स्थिति में लाने में सक्षम है। दुनिया में कितने शिकारी ऐसा करने में सक्षम होंगे? नहीं, क्या ऐसा कोई व्यक्ति था जो शुरुआत में ऐसा करने में दूर से भी सक्षम हो? यदि यह समाचार बाहर निकला तो पूरी दुनिया लगभग तुरंत ही उलट पुलट हो जाएगी। एडम वाइट को भी जिन वू की ताकत पर विस्मय जैसी भावना महसूस हुई जो आसानी से हंटर बयोरो की अपेक्षाओं से अधिक हो गई थी। दुर्भाग्य से अब विस्मय में खड़े रहने का समय नहीं था। जल्दी करो, एडम वाइट ने हंटर बयोरो के हीलर्स की ओर इशारा किया। शीर्ष रेटेड चिकित्सकों में से एक तेजी से भागा और जमीन पर मरीज के बगल में बैठ गया। उपचार ठीक से शुरू होने से पहले थॉमस आंद्रे की स्थिति की पुष्टि करने के बाद हीलर ने अपनी जीभ पर क्लिक किया और बोला, उसके शरीर की हर हड्डी टूट गई है, रक्तस्राव भी काफी गंभीर है, मैं अकेला उसे ठीक नहीं कर पाऊंगा, सभी के लिए एक साथ भाग लेना बेहतर होगा। हीलर के सुझाव के बाद थॉमस आंद्रे को ठीक करने की प्रक्रिया में उसके और भी सहयोगियों को शामिल किया गया। लेकिन फिर क्या कोई किसी झील को नल के पानी से भर सकता है? थॉमस आंद्रे का समग्र स्वास्थ्य भंडार कितना विशाल था, उसे ठीक करने के लिए बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता थी। जैसे ही हीलर्स ने बहुत पसीना बहाया और अमेरिकी शिकारी को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया, एडम वाइट परिदृश्य का सर्वेक्षण करने के लिए जमीन से वापस खड़ा हो गया। उसने देखा कि बयूरो के शिकारी परित्यक्त कारखाने से घायलों को बाहर निकालने में व्यस्त थे। कम से कम इतना तो कहा ही जा सकता है कि स्कैवेंजर के कुलीन शिकारियों की स्थिति दयनीय थी। यह अज्ञात था कि वे इतनी दयनीय स्थिति में कैसे पहुंचे, लेकिन यह अनुमान लगाना इतना कठिन नहीं था कि उनके इस तरह दिखने के लिए कौन जिम्मेदार था। एक आदमी बनाम एक गिल्ड, केवल एक शिकारी पूरी दुनिया के शीर्ष गिल्डों में से एक को पूरी तरह से नष्ट करने में कामयाब रहा। एडम वाइट हंटर सेओंग जिन वू की अविश्वसनीयता के इस प्रदर्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली उसकी क्षमताओं से पूरी तरह से चकित था। अब जब उसने दोबारा नजर डाली तो उसे हंटर सेओंग जिन वू कहीं भी नजर नहीं आया। एडम वाइट ने कोरियाई शिकारी का पता लगाने के लिए चारों ओर खोज की, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी क्वेरी का पता लगा पाता, उसके कानों में एक परिचित गाना घुस गया। यह उसके फोन से आ रही रिंगटोन थी। एजेंट वाइट, हमने यू जिन हो हंटर निम के वर्तमान ठिकाने का पता लगा लिया है। हंटर बयूरो से कॉल आया था। आज उसने जितनी कहानियां सुनी उनमें से यह अब तक की सबसे अच्छी कहानी थी। एडम वाइट की उदास दिखने वाली अभिव्यक्ति एक बार फिर चमक उठी। वास्तव में वो अब कहाँ है? फोन करने वाले ने उसे सूचित किया कि गंभीर रूप से घायल शिकारी यू जिन हो को पास के एक प्रमुख अस्पताल के सामने पाया गया था और समय पर आपातकालीन चिकित्सा उपचार मिलने के बाद उसका जीवन अब खतरे में नहीं है। जैसे ही इस पक्ष का मामला सुलझ जाएगा, मैं तुरंत वहां जाऊंगा। एडम वाइट ने कॉल समाप्त की और राहत की सांस ली। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि अगर यू जिन हो के साथ वास्तव में कुछ बुरा हुआ तो वह हंटर सेओंग जिन वू के क्रोध से कैसे निपटेगा। इसके बारे में सोचते ही उसे चक्कर आ गया। वैसे भी गिरे हुए दूध को बचाया नहीं जा सका। क्या उसे ये कहना चाहिए कि जिस गिलास में दूध रखा हुआ था और जो टूट नहीं रहा था, वो तूफानी बादलों के समुद्र के बीच एक आशा की किरण थी। उसके मन से एक छोटा सा बोझ उतर गया और जल्द ही उसे एक और अच्छी खबर सुनने को मिली। थॉमस आंद्रे को ठीक करने का काम करने वाले हीलर्स जमीन से उठ खड़े हुए। एडम वाइट ने उनसे स्टेटस अपडेट मांगा। वो कैसा है? क्या वो ठीक है? अभी के लिए इसका क्या मतलब है? उसका घायल शरीर ठीक हो गया है, लेकिन उसे कई गंभीर घाव हुए हैं और उसे होश में आने में कुछ समय लगेगा। चिकित्सकों का जादू किसी के शारीरिक घावों को ठीक करने में सक्षम हो सकता है, लेकिन वे किसी के मनोवैज्ञानिक आघात को कम करने में असमर्थ थे। और चूंकि इस बार थॉमस आंद्रे को कोई बड़ा मानसिक झटका नहीं लगा, इसलिए उसके अस्पताल के कमरे की बारीकी से निगरानी करनी होगी। एडम वाइट केवल विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर के अचेतन चेहरे को दया की दृष्टि से देख सकता था। फिर भी मरहम लगाने वाले को ऐसे शब्द मिले जो थोड़ा आराम प्रदान करते थे। फिर भी ऐसा इसलिए था क्योंकि यह विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर थॉमस आंद्रे था कि वह इतने लंबे समय तक जीवित रह सका। यदि कोई अन्य शिकारी इतनी सजा का भागी होता तो वह अब तक 10 बार मर चुका होता। कैसा भरोसा है? एडम वाइट ने सिर हिलाया और उत्तर के रूप में कुछ उपयुक्त कहने ही वाला था, लेकिन फिर उसके शब्द रुक गए। केवल इसलिए कि यह विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर थॉमस आंद्रे था, वह इस घटना से बच सका? यदि हाँ, तो हंटर हवान डोंगसू के बारे में क्या, जो सेओंग जिन वू के गुस्से के एक तरफा प्रकोप का शिकार हुआ होगा? क्या वो आदमी भी यहीं आसपास था? कठोर अभिव्यक्ति के साथ एडम वाइट तेजी से परित्यक्त कारखाने में चला गया क्योंकि अधिक घायलों को बाहर निकाला जा रहा था।
एक बार अंदर जाकर उसने चारों ओर देखा और सुना कि कोई उसे बुला रहा है। उस जरूरी आवाज ने एडम वाइट की विचार प्रक्रिया को तेज कर दिया। उसने अपने धड़कते दिल को शांत करने की कोशिश की और जिधर से आवाज आई उस ओर भागा। चेहरे पर गंभीर भाव लिए बयोरो का एक शिकारी फर्श पर पड़े एक व्यक्ति के सामने खड़ा था। एडम वाइट ने पहचान लिया कि यह कौन है और कराहते हुए फुसफुसाकर उस आदमी का नाम बताया, हवांग डोंगसू। इसने उसके बगल वाले शिकारी को अपने निष्कर्ष बताने के लिए प्रेरित किया। यह आदमी सांस नहीं ले रहा है, सर। उसका दिल अब नहीं धड़क रहा है। मुझे आशा है कि आप मुझे मजाक करने या यहां गलती करने के बारे में कोई बकवास कहानी सुनाकर मेरा समय बर्बाद नहीं करेंगे। काफी देर हो चुकी थी। एक प्रकाशन का संपादक एक फ्रीलांस रिपोर्टर के बुलावे पर उससे मिलने के लिए बाहर आया था। जाहिर है, संपादक की दृष्टि ठंडी थी। आखिर वह कौन था? वो कोई और नहीं बल्कि पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक प्रसार संख्या का दावा करने वाले अखबार का संपादक था। मूल रूप से एक फ्रीलांसर जैसा कोई व्यक्ति उसे इस तरह अचानक बैठक के लिए नहीं बुला पाएगा। लेकिन फिर फोन कॉल की सामग्री सुनने के बाद उसके पास ये यात्रा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। संपादक ने खुद से कहा कि अगर यह फ्रीलांसर एक परी कथा के साथ अपना समय बर्बाद करने जा रहा है, तो वह ये सुनिश्चित कर लेगा कि यह आदमी एक नकली अपराध के साथ जेल में बंद हो गया, जिसके साथ वह आया था। यह उसकी विचार प्रक्रिया थी, क्योंकि उसने अंधेरे में इस बैठक के लिए काम के दौरान दिन में पहने हुए कपड़े जल्दी से वापस पहन लिए। संपादक की संदिग्ध दृष्टि का शिकार होने के बाद रिपोर्टर ने तुरंत अपने हाथ इधर उधर घुमाए। यह निश्चित रूप से ऐसा कुछ नहीं है। यह बात 100% सच है। मुझे लगा कि आपको केवल वही कहानियां पसंद है जो वास्तविक हो। तो आप कितना देने को तैयार हैं? पहले मुझे तस्वीरें देखने दो। रिपोर्टर ने अपने आसपास ऐसे देखा जैसे वह किसी चीज से डरा हुआ हो और अपने बैग से एक के बाद एक तस्वीरें निकालने लगा। संपादक ने भावहीन चेहरे के साथ उन्हें लिया और उन्हें पलटना शुरू कर दिया, लेकिन फिर उसके हाथ अचानक रुक गए और अगले ही पल उसकी आंखों में एक भयंकर भूचाल आ गया। ये कैसे हो सकता है? संपादक की आश्चर्यचकित निगाहें स्वाभाविक रूप से रिपोर्टर के चेहरे पर चली गईं। उसके हाव भाव साफ तौर पर पूछ रहे थे, आपको ये तस्वीरें कहां से मिली? और इससे रिपोर्टर को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह दुनिया के शीर्ष पर था। उसने जवाब देते हुए तुरंत अपने कंधे उचकाए। संपादक कांपते हाथों से तस्वीरें पलटता रहा। वे बिल्कुल वैसे ही थे जैसा रिपोर्टर ने फोन पर बताया था। अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन से एक दिन पहले पिटाई के बाद थॉमस आंद्रे बेहोश हो गया। इतना ही नहीं, अमेरिकी को हराने के बाद इत्मीनान से मुड़ते हुए उस आदमी का चेहरा भी इन तस्वीरों में कैद हो गया। क्या वो हंटर सियोंग जिन वू नहीं था? यह एक बहुत बड़ा स्कूप था। नहीं, रुकिए, ये शब्द स्कूप इस अविश्वसनीय जैकपॉट का पूरी तरह से वर्णन करने के लिए पर्याप्त नहीं था। संपादक की सांसें अब सचमुच तेज और भारी हो गई थी। इस बीच रिपोर्टर ने उस तस्वीर को देखा जिसे संपादक देख रहा था और उसने अपना कुछ स्पष्टीकरण जोड़ा। वही वो आदमी है जिसने थॉमस आंद्रे की पिटाई की थी। यदि आप जांच कर सकते हैं और एक खुलासे में उस व्यक्ति की पहचान उजागर कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि आप आग का एक बड़ा तूफान खड़ा करने जा रहे हैं, श्रीमान संपादक। यह आदमी कितना मूर्ख था। कथित तौर पर पश्चिमी लोगों को एशियाई चेहरों को अलग बताने में समस्या थी। शायद इसी वजह से रिपोर्टर सियोंग जिन वू का चेहरा पहचानने में असफल रहा। ऐसे समय में संपादक को एशियाई अमेरिकी होने के लिए आभारी महसूस हुआ और साथ ही उसने ऐसी सुर्खियां बनानी शुरू कर दी जो कल के अखबार के पहले पन्ने पर छाए रहेंगी। वह आदमी जिसने ड्रैगन को मार गिराया, एक एशियाई ड्रैगन ने उसे काट लिया और वापस धरती पर लाया। दिग्गजों का शिकारी सियोंग जिन वू अब गोलित का भी शिकार कर रहा है। एक विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर का घर दक्षिण कोरिया के नए उभरते सितारे के तहत ढह रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कौन सी सुर्खियां इस्तेमाल करने का फैसला किया। ये खबर पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित करेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसका पेपर एक्सक्लूसिव होगा। दर्जनों वास्तविक फोटोग्राफिक सबूत भी तैयार किए गए थे। तो कल दुनिया में एक बड़ा हंगामा कैसे नहीं उठेगा? इन चित्रों की वास्तविक कीमत का अनुमान ही नहीं लगाया जा सका। संपादक का हृदय कांप उठा। संपादक की आंखों में कांपती रोशनी का पता चलने पर रिपोर्टर ने तुरंत तस्वीरें वापस ले ली। संपादक केवल व्यग्रता में अपने होंठ चाट सकता था। अब जब आपने इन तस्वीरों की सत्यता की पुष्टि कर दी है, तो चलिए मेरी कीमत के बारे में बात करते हैं। आप मुझे कितना भुगतान करने को तैयार हैं? खैर, मेरे लिए इन तस्वीरों की कीमत बता पाना थोड़ा मुश्किल है। रिपोर्टर से पूछने से पहले संपादक को बहुत झिझक हुई, क्योंकि उसने दूसरे पक्ष का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया था।
आप मुझे वह कीमत क्यों नहीं बताते जो आपको उचित लगे? तो आप उनके लिए कितना चाहते हैं? रिपोर्टर ने अपने हाथ की पांचों उंगलियां खोलने से पहले कुछ देर तक अपने विकल्पों पर विचार किया। संपादक ने सिर हिलाया। 50 भव्य। अच्छा, हम उसके साथ चलेंगे। नहीं, रिपोर्टर ने कीमत पर तुरंत संपादक को सही किया। ये $5 मिलियन है। 5 मिलियन। जाहिर है, संपादक के चेहरे पर भाव तुरंत कठोर हो गए। अगर आपको लगता है कि कीमत सही नहीं है, तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। रिपोर्टर ने तस्वीरें वापस बैग के अंदर डाल दी और पलटने की कोशिश की। हालांकि संपादक ने उसे तुरंत रोक दिया। नहीं, रुको। किसी सेलिब्रिटी जोड़े के बच्चे की तस्वीरें आजकल लाखों डॉलर में बिकती हैं, तो क्या इतने बड़े स्कूप पर 5 मिलियन खर्च न करने का कोई कारण था? एक बार यह खबर बाहर आ गई, तो अगले कुछ दिनों तक सभी टीवी स्टेशन और अन्य अखबार इस कहानी के बारे में लगातार बात करते रहेंगे। वह इस अवसर को अपनी उंगलियों से जाने नहीं दे सकता था। कुछ कठिनाई से अपने निर्णय पर पहुंचकर संपादक ने अपना मुंह खोला। ठीक है, तुम्हें सौदा मिल गया। हालांकि मुझे न केवल तस्वीरें बल्कि मूल प्रतियां भी चाहिए, और आपको शपथ लेनी होगी कि इसे कभी किसी और को न बताएं। इसके बारे में क्या ख्याल है? इसके साथ ही सौदा तय हो गया। रिपोर्टर एक फ्रीलांसर के रूप में काम कर रहा था और उसे इस पूरे समय समाज के निचले स्तर पर रहना पड़ा। उसने अपने गृहनगर को छोड़ने के बाद पहली बार अपने माता पिता को फिर से देख पाने के बारे में सोचा। उत्तर देते समय उसकी आवाज थोड़ी कांप उठी। चलो ये करते हैं। अस्पताल का वो कमरा जहां यू जिन हो वर्तमान में भर्ती था। वो मौत के दरवाजे से तो निकल आया, लेकिन अभी भी उसे होश नहीं आया था। यू जिन हो अभी भी दर्द से जोर जोर से सांसें ले रहा था। दर्द कम करने वाली मॉर्फिन उसके लिए उतनी प्रभावी नहीं लग रही थी। थोड़ी देर बाद राउंड लेने वाले डॉक्टर ने यू जिन हो की वर्तमान स्थिति की पुष्टि की और चला गया। अस्पताल के कमरे में घुसती छाया की बूंद से एक मानवाकार आकृति ऊपर उठी। ये बेरू ही था जिसने शैडो एक्सचेंज के माध्यम से जिनवू के साथ स्थानों की अदला बदली की। वह अपने समर्थक के आदेश के अनुसार यू जिनहो को ठीक करने के लिए पहुंचा। उसके हाथों की नोक से हल्की नीली रोशनी धीरे धीरे इस अंधेरे कमरे में फैल गई। यू जिन हो की अभिव्यक्ति दर्द और परेशानी से सिकुड़ी हुई कुछ ही समय में नर्म हो गई। बेरो के पास पहले से ही नियमित रैंक एस हंटर्स की तुलना में अतुलनीय शक्तियां थीं, इसलिए यह बिल्कुल स्पष्ट था कि उसका उपचार जादू भी बेजोड़ होगा। पूर्व चींटी राजा ने लगन से अपने लक्ष्य के घावों को ठीक किया ताकि वह उसी समय यूजिनहो के मनोवैज्ञानिक आघात को भी ठीक कर सके। अपने पूरे शरीर में गर्माहट महसूस होने के बाद यूजिनहो ने बिस्तर पर इधर उधर करवट लेना बंद कर दिया और आखिरकार अपनी भारी पलकें चरमराते हुए खोल दी। पहली चीज जो उसने देखी वह उसके चेहरे के ठीक सामने एक विशाल चींटी का सिर था। उसके ऊपर उस विशाल चींटी के सिर ने उसके मुंह में एक उंगली रखी, मानो उसे चुप रहने के लिए कह रहा हो। ओह, तो मैं अभी भी सपना देख रहा हूं। यू जिनहो ने अपनी आंखें बंद कर ली और चेहरे पर खुशी के भाव लिए वापस सो गया। इस बीच बेरो ने बिना कुछ कहे बच्चे को ठीक करने पर ध्यान केंद्रित किया। रात बीत गई। सियोल, दक्षिण कोरिया की राजधानी। यहां और पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच 14 घंटे का अंतर था। हो सकता है कि वहां आधी रात रही हो, लेकिन कोरिया में सुबह हो चुकी थी। वर्तमान स्थान एक निर्जन बच्चों का खेल का मैदान था। झूले के सेट के बगल में जमीन पर अपना सिर कसकर दबाए हुए एक काले शूरवीर ने पूछा, ओह मेरे राजा, मुझे इस पद पर कब तक रहना चाहिए? जिनवू वर्तमान में चुपचाप झूले पर बैठा था और बेरू के संकेत की प्रतीक्षा कर रहा था। उसने उदासीनता से उत्तर दिया, मुझे लगता है जब तक बेरू मुझे वापस रिपोर्ट नहीं करता कि उसने जिनहो का इलाज पूरा कर लिया है। शायद नाइट ने इस मामले में अपनी गलती पहचान ली थी, क्योंकि उसने अपना मुंह बंद रखा था और वॉनसन बम्बारी छापे की मुद्रा बनाए रखी थी। जिनवू ने निःशब्द होकर नाइट की ओर देखा, इससे पहले कि उसकी नजर अचानक उसके हाथों पर पड़ी। उसके हाथों का पिछला हिस्सा खराब हो गया था, कई चोटें थीं और उसे खून के निशान भी दिख रहे थे। वह थॉमस आंद्रे, वह वास्तव में एक निरर्थक रूप से मजबूत व्यक्ति था। जिनवू द्वारा जीवित बकवास को पीटने के कारण ही उसके हाथ इस हद तक जख्मी हो गए। निस्संदेह इस तरह के घाव एक अच्छी रात के आराम के बाद बिना किसी निशान के गायब हो जाएंगे, जिसका श्रेय निष्क्रिय शौकीन, अच्छा स्वास्थ्य और लंबे जीवन को जाता है। लेकिन फिर भी मुझे नींद आ रही है। उसे महसूस हुआ कि कुछ थकान महसूस हो रही है। एक अस्त व्यस्त दिन आखिरकार शांत समापन की ओर बढ़ रहा था। शूरवीर कुछ देर तक शांत रहकर अचानक फिर से जिनवू को संबोधित किया, ओह मेरे राजा, यह क्या है?
कृपया मुझे एक नया नाम दें, मेरे राजा। जिन वू ने अपनी नजर अपने बिल्कुल नए शैडो सोल्जर पर डाली। अननोन LV.1 नाइट कमांडर ग्रेड। ठीक है, मुझे लगता है तुम्हें भी एक नाम की जरूरत है। जिन वू ने बोलने से पहले थोड़ी देर तक इस दुविधा पर विचार किया और एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरी। चूंकि तुम अपने लालच के कारण मरे, तो मैं तुम्हें लालच कहूं तो कैसा रहेगा। चैप्टर 194। अगले दिन लगभग हर टीवी स्टेशन और समाचार पत्र अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन शुरू होने से पहले शिकारियों के संयुक्त राज्य अमेरिका में पहुंचने के बारे में बात कर रहे थे। हालांकि देश के पूर्व से केवल एक अखबार ने अपने पहले पन्ने पर एक अलग तरह की हेडलाइन छापने की हिम्मत की। थॉमस आंद्रे होश खो बैठा। कोई भी अमेरिकी ऐसा नहीं था जो थॉमस आंद्रे का नाम नहीं जानता हो। इसलिए वे बिल्कुल विश्वास नहीं कर सके कि उनका विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर होश खो बैठा है। क्या उसे किसी प्रकार की बीमारी हो गई थी? राहगीर तुरंत उस सरल लेकिन ध्यान खींचने वाली हेडलाइन की ओर आकर्षित हो गए। वे अखबार की अपनी प्रतियां लेने के लिए आगे बढ़े और खुशी खुशी मुंह मांगी कीमत चुकाए। लेकिन फिर जिज्ञासु खरीदारों के कदम तब रुक गए जब उन्होंने अपने कागजात खोले और अंदर का लेख पढ़ा। उस उबाऊ शीर्षक ने पाठकों को लेख के भीतर छिपे बम के लिए पर्याप्त रूप से तैयार नहीं किया। यह अज्ञात था कि लड़ाई क्यों हुई, लेकिन इसकी परवाह किए बिना लेख में एक अकेले हंटर की एक रात पहले थॉमस आंद्रे और उसके स्केवेंजर गिल्ड के खिलाफ झड़प की घटना का विवरण दिया गया था। और उसके बाद का परिणाम कई पृष्ठों की बड़ी तस्वीरों के साथ सभी के देखने के लिए खुला रखा गया। उन्होंने खून से लथपथ और घायल थॉमस आंद्रे को दिखाया, साथ ही कई घायल शिकारियों को एक अप्रयुक्त कारखाने से बाहर ले जाते हुए दिखाया। अगर कोई व्यक्ति जो इनमें से किसी को नहीं जानता था उसने तस्वीरें देखीं, तो उसने शायद कहा होगा कि वे किसी आतंकवादी हमले के शिकार थे। दर्शाए गए दृश्य कितने गंभीर थे। हालांकि क्या ये लोग इस देश में शीर्ष क्रम के शिकारी नहीं थे? विशेष रूप से थॉमस आंद्रे के लिए वह विशेष प्राधिकारी रैंक हंटर था जो कामिश छापे से बच गया था, जिसे मानव इतिहास में सबसे खराब आपदा के रूप में जाना जाता है। लेख पढ़ने वाला प्रत्येक व्यक्ति यह नहीं छिपा सका कि उन्हें कितना सदमा लगा। उनकी सांसें तेज और भारी हो गईं, ठीक उसी तरह जैसे संपादक ने पहली बार इन छवियों पर अपनी नजर डाली थी। और जब उस व्यक्ति की पहचान उजागर हुई जिसने स्केवेंजर गिल्ड के शिकारियों को इस दयनीय स्थिति में पहुंचाया, तो लेख पर ध्यान केंद्रित करने वाले पाठक शुद्ध सदमे और आश्चर्य से चिल्ला उठे। इस लेख में हंटर सेओंग जिन वू की छवि क्यों थी? क्या हाल ही में जापान में बड़े पैमाने पर हो रहे संकट को रोकने के बाद वह अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के वर्तमान प्रिय नहीं बन गया था? जमीन पर फैले हुए थॉमस आंद्रे और भावनाहीन चेहरे के साथ जाने के लिए मुड़ने वाले जिन वू के बीच विरोधाभास इतना महान था कि इसने पाठकों को एक अवर्णनीय स्तर के मानसिक आघात के साथ छोड़ दिया। चूंकि लगभग सारा जनसंचार माध्यम अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन पर केंद्रित था, लेख के कारण उत्पन्न लहर उससे भी अधिक बड़ी थी जो अन्यथा हो सकती थी। हालांकि पारंपरिक मीडिया आउटलेट्स द्वारा समाचारों को ब्रेक करने के बजाय कहानी ने सबसे पहले सोशल मीडिया के माध्यम से दक्षिण कोरिया में लोकप्रियता हासिल की। सेओंग जिन वू द्वारा थॉमस आंद्रे की पिटाई असली थी। लेख का लिंक। यह असली है। थॉमस आंद्रे गिल्ड सदस्यों के साथ आया और फिर भी तोड़फोड़ की गई, जैसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। कुछ समझ नहीं आया। एक व्यक्ति ने स्पेशल अथॉरिटी रैंक हंटर प्लस सुपर टॉप नंबर 1 गिल्ड को बर्बाद कर दिया। हालांकि उन्होंने लड़ाई क्यों की, कोई नहीं जानता। कोई कारण नहीं बताया गया। यह थॉमस आंद्रे का बेकार होना नहीं है, ये सेओंग जिन वू का अविश्वसनीय होना है। हाँ, सेओंग जिन वू दक्षिण कोरिया का गौरव है। मेरे लिए देशभक्ति का एक लंबा गिलास लाओ। अधिकांश कोरियाई टिप्पणीकारों ने इस घटना पर आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन दूसरी ओर गर्व से भरी टिप्पणियां तुरंत विभिन्न जापानी सोशल मीडिया खातों पर दिखाई दी। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि थॉमस आंद्रे का भी सेओंग जिन वू से कोई मुकाबला नहीं था। शायद अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की क्योंकि वे अपने विशेष प्राधिकारी रैंक वाले शिकारियों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने से डरते थे। हमें आभारी होना चाहिए कि ऐसा शिकारी हमारी सहायता के लिए आया। मैं पिछले कुछ समय से सेओंग जिन वू को धन्यवाद उपहार भेजने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे इसे कहां भेजना चाहिए ताकि वह इसे प्राप्त कर सके? आप इसे यहां भेज सकते हैं। पता है। अरे यार, तुम अपना पता खुद क्यों लिख रहे हो? जापानी लोगों का घायल गौरव तब बहाल हुआ जब जिन वू नामक व्यक्ति, जिसने उनके देश को विनाश के कगार से बचाया, ने अमेरिका के नायक को हरा दिया। शायद अनिवार्य रूप से दुनिया का ध्यान न केवल अमेरिका का, जहां घटना हुई थी, विशाल अधीनता के बाद शांति की एक छोटी अवधि के बाद एक बार फिर जिन वू पर केंद्रित था। उसने ऐसा क्यों किया?
हंटर सेओग जिन वू ने थॉमस आंद्रे और उनके गिल्ड सदस्यों को क्यों कुचलकर लगभग विस्मृति में डाल दिया? क्या दोनों व्यक्तियों के बीच कुछ असंगत घटित हुआ? जनमत और जनसंचार माध्यम अटकलों की आग से जल रहे थे। जिस किसी को भी इस घटना के बारे में पता चला, वह स्थिति पर कुछ स्पष्टता के लिए केवल हताशा में इंतजार कर सकता था। जिन वो निर्धारित होटल के कमरे में जागा। उसने खिड़की से बाहर नजर डाली और होटल के प्रवेश द्वार के बाहर डेरा डाले पत्रकारों के समुद्र को देखा और अपनी जीभ चटक गई। ये सभी लोग कहां से आए? निश्चित रूप से ऐसा नहीं था कि उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये पत्रकार होटल के बाहर क्यों एकत्र हुए थे। नहीं, वह तो बस इस बात से हैरान हो गया कि खबर इतनी तेजी से फैल गई, बस इतना ही था। फिर भी उनसे दूर जाने की उसकी कोई योजना नहीं थी। क्या यह दुनिया को यह बताने का अच्छा मौका नहीं था कि अगर किसी ने उसके साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की तो क्या होगा? अमेरिका में आप पर बंदूक तानने वाले को गोली मार देना कानून के खिलाफ नहीं था, विशेषकर तब जब हाल ही में शिकारियों की उपस्थिति के बाद कानूनों में संशोधन किया गया है। अगर वह बेहोश थॉमस आंद्रे पर हमला करता रहा तो मामला हाथ से निकल सकता था। लेकिन जैसे ही उसके प्रतिद्वंद्वी ने लड़ने की इच्छा खो दी, उसने समझदारी दिखाते हुए तुरंत रोक लगा दी। हवांग डोंग सू के साथ भी ऐसी ही कहानी होनी चाहिए। एक बार जब लोगों को पता चल जाएगा कि उसने यू जिनहो के साथ क्या किया, तो बहुत से लोग जिन वू पर अपनी उंगलियां नहीं उठाएंगे। इसलिए वह शांत रहा और एजेंट एडम व्हाइट के उससे संपर्क करने का इंतजार करता रहा। यकीन से दस्तक सुनने के बाद उसने दरवाजा खोला और पाया कि एजेंट एडम व्हाइट 2 अन्य बयूरो संबद्ध शिकारियों के साथ गलियारे में खड़ा है। जिन वू ने अपनी आवाज में बिल्कुल घबराहट के साथ पूछा, क्या आप मुझे गिरफ्तार करने आए हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अमेरिकी एजेंट ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से आगे बढ़ गया। हम आपको गिल्ड कॉन्फ्रेंस स्थल तक ले जाने के लिए यहां आए हैं क्योंकि हम दिन के दौरान काफी बड़े उपद्रव की उम्मीद कर रहे हैं। एडम व्हाइट ने तुरंत अपनी पोशाक ठीक की और विनम्रता से अपनी कमर को 90 डिग्री आगे की ओर झुका लिया, बिल्कुल अप्रत्याशित रूप से। उस हावभाव से हैरान होकर जिन वू ने देखा। हालांकि एडम व्हाइट ने खुद को सीधा करने का कोई संकेत नहीं दिखाया और वर्तमान मुद्रा को बनाए रखते हुए बात की। इसके अलावा मैं अपना आभार भी व्यक्त करना चाहूंगा। जिन वू ने तभी कुछ समय के लिए अपनी यादों को खंगाला, लेकिन वह ऐसे किसी भी क्षण को याद करने में विफल रहा जिसके लिए हंटर बयूरो की ओर से धन्यवाद की आवश्यकता थी। कल उसने बस इतना ही किया। उसने कामिश की परछाई खोद दी, अपहृत यू जिनहो की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। संयोग से थॉमस आंद्रे से उसका सामना हुआ और उसने उसके साथियों को जमीन पर गिरा दिया। यही सब कुछ था। कल की घटनाओं को याद करने से उसका मूड थोड़ा खराब हो गया। अमेरिकी एजेंट शायद छाया निकालने की प्रक्रिया दिखाने के लिए जिन वू के प्रति अपना आभार व्यक्त नहीं कर रहा था, तो वह इसके लिए धन्यवाद क्यों कह रहा था? सौभाग्य से एडम व्हाइट ने ठीक समय पर अपना मुंह खोला, इससे ठीक पहले कि जिन वू की उलझन को और बड़ा होने का मौका मिले। यदि आप नहीं रुके होते तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने विशेष प्राधिकरण रैंक हंटर्स को खो दिया होता। तो वह इसी बारे में बात कर रहा था। जिन वू ने एडम व्हाइट के रोने और पिछली रात उसे मना करने की कोशिश करने के दृश्य को याद करते हुए अपना सिर हिलाया। निश्चित रूप से कल का परिणाम पूरी तरह से अलग हो सकता था यदि अमेरिकी एजेंट नहीं आता और थॉमस आंद्रे अंत तक जिद्दी बना रहा। अमेरिका पहले ही अपना एक स्पेशल अथॉरिटी रैंक हंटर खो चुका था, इसलिए सरकार ने उसकी दूसरी क्षति को रोकने के लिए सब कुछ किया होगा, चाहे लागत कुछ भी हो। जिन वो अब कमोबेश समझ सकता था कि एडम व्हाइट और उसका झुका हुआ सिर कहां से आ रहा था। इस बीच अमेरिकी एजेंट आगे बढ़ गया। हंटर बयूरो में हम ये सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश करेंगे कि आप इस घटना से अनावश्यक रूप से परेशान न हो, से उन हंटर महोदय। उन शब्दों के साथ एडम व्हाइट फिर से सीधा खड़ा हो गया। हालांकि वह बहुत थका हुआ लग रहा था। इस घटना से कैसे निपटा जाए, इस पर हंटर बयूरो ने रात भर आपातकालीन बैठक की। स्वाभाविक रूप से एडम व्हाइट को बैठक में भाग लेना पड़ा, ये देखते हुए कि वह जिन वू की निगरानी करने का प्रभारी था। उस बैठक का निष्कर्ष था, उसे उकसाओ मत। उच्च अधिकारियों ने जिन वू के देश में रहने को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए अपनी शक्ति में सब कुछ करने का निर्णय लिया। थॉमस आंद्रे को हराने की उसकी उपलब्धि ने उसके बारे में हंटर बयूरो के मूल्यांकन को बेहतर बनाने का काम किया। संगठन निश्चित रूप से स्केवेंजर गिल्ड के गलत कार्यों के कारण जिन वू के साथ उनके संबंधों में खटास नहीं देखना चाहता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि थॉमस आंद्रे मरा नहीं था। अब क्या वह मर गया था? एडम व्हाइट को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ने का आदेश दिया गया था और इसलिए
वह जिनवू को एस्कॉर्ट करने के लिए यहाँ आया था। सूखी लार निगलने से पहले वह थोड़ी देर तक अपने चार्ज को देखता रहा। यह आदमी अकेले ही स्केवेंजर गिल्ड को हराने में कामयाब रहा। हंटर सेओंग जिनवू की सामान्य छवि एक शक्तिशाली व्यक्ति की थी जिसके लिए सामान्य ज्ञान अभी भी प्रबल था। लेकिन फिर एडम वाइट को व्यक्तिगत रूप से उस तरह का तमाशा देखने को मिला जो कोरियाई शिकारी के क्रोध के कारण हो सकता था, और इसलिए यह महसूस करने के बाद कि इस तरह का क्रोध पूरी तरह से जिनवू के करीबी लोगों की रक्षा के लिए आरक्षित था, वह वास्तव में यू जिन्हो से ईर्ष्या कर रहा था। पहले ही इतनी देर हो चुकी है। एडम वाइट ने समय की पुष्टि की और मुस्कुराया। ठीक है, फिर क्या हम चलें? जरूर। एडम वाइट और उसके साथी एजेंटों के मार्गदर्शन में जिनवू को होटल से बाहर निकाला गया। समूह ने उत्साही पत्रकारों की दीवार तोड़ दी और प्रतीक्षा कर रहे बयूरो द्वारा आपूर्ति किए गए वाहन पर चढ़ गया। इस बीच पत्रकारों ने लगातार और अथक परिश्रम से तस्वीरें लीं, जबकि उनके सवालों को ले जाने वाला वाहन धीरे धीरे उनकी नजरों से ओझल हो गया। सम्मेलन स्थल पर जाते समय एडम वाइट ने वर्तमान स्थिति के बारे में बताया। हमने हंटर हवांग डोंगसू के सहयोगियों की गवाही सुरक्षित कर ली है। बयूरो जल्द ही एक बयान जारी करेगा जिसमें जो कुछ हुआ उसका पूरा विवरण होगा। फिर उन्होंने जाकर इस बात पर जोर दिया कि हंटर्स को किसी भी आकार या रूप में असुविधा नहीं होगी। निस्संदेह जिनवू के लिए यह एक स्वागत योग्य समाचार था। जिस कारण से उसने राज्यों की यात्रा करने का निर्णय लिया, उसका संबंध उसके पिता की शक्ल वाले राक्षस से था। वह अंतर्राष्ट्रीय गिल्ड सम्मेलन के माध्यम से जानकारी इकट्ठा करना चाहता था। उसने नवछाया सैनिक बने हवांग डोंगसू से पूछा, लेकिन उस व्यक्ति को भी इस प्राणी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी जो संभवतः उसका पिता हो सकता है। पूर्व रैंक एस हंटर के अनुसार वह प्राणी अकेले कालकोठरी से बाहर आया था और उसकी जादुई ऊर्जा का उत्सर्जन अन्य राक्षसों के समान था। जब इस मुद्दे को प्राणी के बेटे के साथ उठाया गया तो यह शत्रुतापूर्ण हो गया और इसके बाद झगड़ा शुरू हो गया। यही सब कुछ था। बस इसकी असली पहचान क्या थी? इस बात की अच्छी संभावना थी कि आखिरकार यह उसका पिता नहीं हो सकता। यदि वह चीज वास्तव में वह थी, तो स्पष्ट रूप से सबसे पहली चीज जो वह करेगी वह थी आकर अपने परिवार से मिलना। जिनवू ने इस मामले पर जितना अधिक ध्यान दिया, उसके प्रश्न उतने ही बड़े होते गए। मामले को और भी उलझाने के लिए पहले से मौजूद सवालों के अलावा कई और सवाल जोड़ दिए गए। ये सब कामिश के अंतिम शब्दों के साथ शुरू हुआ, ड्रैगन के हमेशा के लिए गायब होने से ठीक पहले। ओह मेरे राजा, 4 मनुष्य ऐसे हैं जिन्होंने शासकों की शक्तियां उधार ली हैं। कृपया आपको उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। कामिश हमले में 5 शिकारी बच गए, जिसका मतलब था कि 5 विशेष प्राधिकारी रैंक शिकारियों में से 4 द्वारा शासकों की शक्तियां उधार लेने की संभावना बहुत अधिक थी। लेकिन फिर स्पेशल अथॉरिटी रैंक हंटर्स में से एक को हाल ही में किसी ने मार डाला। उस आदमी का नाम क्रिस्टोफर रीड था। आखिर वह किससे लड़ रहा था कि उसके जैसे शक्तिशाली शिकारी को उसकी हवेली और आसपास के जंगल को जलाने के लिए मजबूर होना पड़ा? क्या यह संभव हो सकता है कि दिग्गजों के राजा द्वारा उल्लेखित संप्रभु अंततः अपना कदम उठा रहे थे? यदि ऐसा नहीं था, तो क्या हाल ही में कालकोठरियों में हुए अचानक बदलावों का इससे कोई लेना देना है? जैसे जैसे कई विचार जिनवू के दिमाग में आ रहे थे और बाहर आ रहे थे, उसे सम्मेलन का स्थान नजदीक आता दिख रहा था। जैसे ही जिनवू ने कार्यक्रम स्थल की लॉबी में कदम रखा, भीड़ के बीच साझा की जा रही बातचीत और स्वागत संबंधी बधाइयां अचानक रुक गईं। जिज्ञासा और भय की निगाहें लगभग सभी दिशाओं से उसकी ओर उड़ रही थी। वह एशियाई शिकारी था जो थॉमस आंद्रे को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए जिम्मेदार था, जो एक राजा की तरह अन्य शिकारियों पर शासन कर रहा था। बहुत से शिकारी अब भी जिनवू से जुड़ी कहानियां कानाफूसी करते रहे, लेकिन उनमें से किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे अभी भी नहीं जानते थे कि वह क्यों गया और स्केवेंजर गिल्ड को इस हद तक बर्बाद कर दिया। अब गंभीरता से, क्या होगा यदि उस अपवित्र सामूहिक पिटाई का कारण थॉमस आंद्रे द्वारा उसे बहुत देर तक घूरने के अलावा और कुछ नहीं निकला? यदि हाँ, तो क्या केवल जिनवू को नमस्ते कहने की कोशिश से किसी को मौत के घाट नहीं उतार दिया जाएगा? भले ही ये सभी लोग एक के दुख के शिकारी थे जिन्होंने जीविका के लिए डरावने राक्षसों को अपने वश में कर लिया था, लेकिन अभी उनके लिए जिनवू की नजरों से मिलना मुश्किल था। हंटर बयूरो द्वारा तैयार किए गए सौहार्दपूर्ण दोपहर के भोजन के समाप्त होने के बाद भाग लेने वाले हंटर्स ने सम्मेलन स्थल में मंच के सामने वाली सीटें भरना शुरू कर दिया। इसके बाद सम्मेलन शुरू हुआ और कई विषयों पर चर्चा हुई। दुर्भाग्य से उनमें से किसी ने भी वास्तव में जिनवू के पूर्ण ध्यान और न ही उसकी निरंतर रुचि की गारंटी दी।
जिन चीजों के बारे में बात की जा रही थी उनमें से अधिकांश स्टेटस अपडेट वगैरह की प्रकृति के समान थी। अगर केवल जिन हो यहां होता, मैं इतना बोर नहीं होता। जिन वो बस इतना कर सकता था कि वह अपने अलौकिक धैर्य को जगाए और उस विषय के आने तक प्रतीक्षा करे जिसमें उसकी रुचि हो सकती है। काफी देर बाद, हालांकि यह वह जानकारी नहीं थी जिसका वह इंतजार कर रहा था, एक विषय उसका ध्यान खींचने में कामयाब रहा। हर किसी को आपको इस तथ्य से अवगत होना चाहिए कि गेट्स उत्पन्न होने की संख्या हाल ही में बढ़ी है, और यह तथ्य भी कि मजबूत राक्षस भी सामने आए हैं। प्रारंभ में ऐसा लगा जैसे हर कोई बहुत अच्छी तरह से जानता हो। चूंकि पहले से ही इस विषय पर अपने सिद्धांतों को बोलने के लिए बहुत से वैज्ञानिक इस व्यक्ति के सामने उपस्थित हो चुके थे, इसलिए कार्यक्रम स्थल का माहौल थोड़ा ठंडा लग रहा था। हालांकि आप में से लगभग कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसने महसूस किया हो कि हमारे ऊपर आसमान में असामान्य गतिविधि का पता चला है। बेल्जर नाम के वैज्ञानिक ने आसमान शब्द पर जोर दिया और शिकारियों ने अंततः रुचि के संकेत दिखाना शुरू कर दिया। बेशक उन शिकारियों में जिन-वू भी शामिल था। ग्रह के वायुमंडल में पाई जाने वाली जादुई ऊर्जा सांद्रता की सच्चाई बढ़ती जा रही है। हम सभी इस तथ्य को जानते हैं क्योंकि यह व्यापक रूप से रिपोर्ट किया गया है। अब जब शिकारियों की दिलचस्पी भरी निगाहें उस पर पड़ रही थी, तो स्पष्ट रूप से खुश वैज्ञानिक आगे बढ़ गया। मैं हमारे वातावरण में पाई जाने वाली जादुई ऊर्जा को दर्शाने के लिए एक अलग शब्द का उपयोग करना चाहूंगा। जब तक एक और अधिक उपयुक्त शब्द का आविष्कार नहीं हो जाता, तब तक हम मैजिस्फेयर शब्द का उपयोग कैसे करें? वैज्ञानिक ने हाथ से इशारा किया और उसके पीछे स्क्रीन पर एक बड़ा सा नक्शा प्रदर्शित हो गया। यह दुनिया का एटलस था जिसमें सभी महाद्वीप शामिल थे, नहीं, इस ग्रह पर मौजूद सभी देश। वैज्ञानिक ने मानचित्र पर कई स्थानों को उजागर करने के लिए एक लेजर पॉइंटर का उपयोग किया। क्या आप जानते हैं कि मैजिस्फेयर ने वर्तमान में कई देशों के आसमान पर इकट्ठा होना और ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है? शिकारियों के बीच शोर का स्तर धीरे धीरे बढ़ गया। वैज्ञानिक ने अपने श्रोताओं से आग्रह किया कि वे अपना स्पष्टीकरण जारी रखने से पहले शांत हो जाएं और थोड़ी देर तक उनकी बात सुने। दुनिया में कुल 9 स्थान हैं जहां जादूगर एक बड़े समूह में इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। आज मेरा उद्देश्य 9 के 9 स्थानों को उजागर करना है। इसके बाद डॉक्टर बेल्जर ने शांति से अपनी सूची में 9 देशों के नाम पढ़े। अल्बर्टा प्रांत, कनाडा, और अंत में ये वह स्थान है जहां मैगीस्फीयर की सघनता सबसे अधिक है। सियोल शहर, दक्षिण कोरिया। जैसे ही वैज्ञानिक के वे अनुवादित शब्द जिन-वू द्वारा पहने गए ईयरपीस से बाहर आए, किसी कारण से कार्यक्रम स्थल के अंदर बैठे हर एक शिकारी ने एक ही बार में अपनी निगाहें उसकी दिशा में घुमा दी। चैप्टर 195। जिन-वू ने यहां आते समय अपने पराक्रम का वर्णन करने वाला लेख पढ़ा था। हालांकि पूरी तरह से असंबद्ध मामले के कारण अन्य शिकारियों की निगाहें उस पर टिकी हुई देखने के बाद उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि उस लेख से उत्पन्न तरंगें उसकी अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ी थी। जिन-वू ने शिकारियों को स्कैन किया और उन्होंने तुरंत अपनी निगाहें हटा ली। उसने उनकी आंखों में स्पष्ट भय पाया और अपने हृदय से केवल एक असहाय आह ही निकाल सका। ऐसा लगता है कि ये लोग वास्तव में यहाँ किसी चीज के बारे में गंभीर रूप से गलत है। अब वह बस इतना कर सकता था कि हंटर ब्यूरो द्वारा वादा किया गया बयान जारी करने का इंतजार करे। और इसलिए जैसे ही आयोजन स्थल के भीतर माहौल थोड़ा अजीब हो रहा था, डॉक्टर बेल्जर ने जिन-वू की दिशा में देखा और एक चुटकुला सुनाया। मैंने भी आज सुबह का लेख पढ़ा है, लेकिन दोस्तों, आपको सेओंग हंटर महोदय को उस तरह से नहीं देखना चाहिए। यदि वह इस तरह से हवा में ये सब जादू चलाने में सक्षम था, तो जाहिर है वह अब शिकारी नहीं है। इधर उधर से अजीब सी हंसी आ रही थी। डॉक्टर बेल्जर ताजगी से मुस्कुराए और अपना स्पष्टीकरण जारी रखा। जैसा कि आपने अनुमान लगाया होगा, हम मेरे द्वारा उल्लिखित स्थानों के बीच कोई ठोस समानता नहीं खोज सके। चूंकि कोई समानता नहीं थी, इसलिए इस परिवर्तन का कारण पता लगाना कठिन था। और चूंकि कोई पूर्वता नहीं थी, इसलिए ये बताना भी उतना ही कठिन था कि आगे क्या हो सकता है। फिर वैज्ञानिक ने विशाल स्क्रीन पर एक और छवि दिखाई। ये यहाँ उपरोक्त 9 स्थानों के ऊपर आसमान का एक दृश्य है। इसके बाद उसने कहा कि उनकी टीम ने फुटेज को विशेष प्रभावों के साथ बढ़ाया है ताकि जासूसी उपग्रह पर जादुई ऊर्जा पहचान कैमरे द्वारा ली गई छवि को दर्शकों के लिए अधिक आसानी से समझा जा सके। जैसा कि वैज्ञानिक ने समझाया था, ऊपर 9 स्थानों के आसमान में किसी प्रकार के तूफानी बादलों की तरह बड़े बड़े मैगीस्फीयर गांठें एकत्रित देखी जा सकती थी। चूंकि छवि में विशेष प्रभाव जोड़ा गया था, इसलिए वास्तविकता उतनी गंभीर नहीं हो सकती है, लेकिन फिर भी वे चीजें प्राकृतिक घटनाओं की तरह नहीं दिखती। सभी चीजों पर विचार किया गया।
विशाल स्क्रीन की सामग्री की पुष्टि करने के बाद शिकारियों ने चौंक कर कराहना शुरू कर दिया। यह निश्चित रूप से बुरी खबर थी कि कोई भी ये पता नहीं लगा सका कि इस संदिग्ध घटना का कारण क्या था या इससे क्या निकलेगा। सियोल के ऊपर का आसमान विशेष रूप से खराब लग रहा था। जिन वू ने सियोल की उपग्रह छवि का अध्ययन किया, जो पूरी तरह से मैग्नीस्फीयर से बने तूफान की आंख बन गई थी, और आश्चर्य हुआ कि शुरुआत में दुनिया में 9 स्थान क्यों थे। क्या इसका संप्रभुओं की संख्या से कोई संबंध है? क्योंकि उनमें से 9 है। इसे महज संयोग कहें तो इसने उसके मुंह में वह स्पष्ट खराब स्वाद छोड़ दिया। और साथ ही अब जब दिग्गजों का राजा उसके द्वारा मारा गया था, तो 9वें नंबर का अब कोई महत्व नहीं रह जाना चाहिए। तभी डॉक्टर बेल्ज ने उस पर बहुत तेज और डरपोक नजर डाली। उनकी निगाहें हवा में मिली। हालांकि पिछली बार के विपरीत इस अच्छे वैज्ञानिक के चेहरे पर मुस्कान का कोई संकेत नहीं था। हमारी वर्तमान स्थिति यह है कि चूंकि हम इसका कारण नहीं जानते हैं, हम ये भी नहीं जानते हैं कि इस घटना पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। वैज्ञानिक की लंबी प्रस्तुति अपने निष्कर्ष पर पहुंचने वाली थी। हालांकि मैं इसे स्पष्ट कर दूं, प्रतिक्रिया देने में असमर्थ होने के दावे का मतलब यह नहीं है कि योजनाएं बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अत्यंत संभव है कि हमारी दुनिया जल्द ही एक और भूकंपीय बदलाव का अनुभव करेगी। जैसे ही सम्मेलन समाप्त होने वाला था, हंटर ब्यूरो के निदेशक मंच पर आए। उसका कारण एक महत्वपूर्ण घोषणा करने के लिए। चूंकि यह शेड्यूल में नहीं था, हंटर्स के अप्रत्याशित प्रवेश से स्वाभाविक रूप से शोर मच गया। क्या हंटर ब्यूरो पिछली रात की घटनाओं के संबंध में कोई आधिकारिक बयान देने वाला था? शिकारियों की जिज्ञासापूर्ण, दिलचस्पी भरी निगाहों से प्रभावित होकर निर्देशक ने विनम्रतापूर्वक अपने दर्शकों से आगे बढ़ने से पहले शांत होने का अनुरोध किया। मेरे पास कुछ महत्वपूर्ण बात है जिसके बारे में मुझे आप सभी को सूचित करना होगा। आज यहां एकत्रित प्रत्येक शिकारी अपने अपने राष्ट्रों के कुलीन वर्ग के लोग थे। उन राष्ट्रों के नागरिक केवल उनके नाम से ही पहचान लेंगे कि वे कौन है। वास्तव में ये लोग कोई अनियंत्रित अपरिपक्व बच्चे या अनुपयुक्त सैनिकों का झुंड नहीं थे। निर्देशक का बस एक वाक्य और एक पल में कार्यक्रम स्थल पर भयानक सन्नाटा छा गया। यह पूर्ण प्रदर्शन में ध्यान केंद्रित करने की उनकी अलौकिक स्तर की क्षमता थी, एकाग्रता की उच्च डिग्री जो किसी भी सामान्य इंसान के पास कभी नहीं हो सकती थी। वह इस स्थान पर मौजूद सर्वोच्च रैंक वाले शिकारियों के भीतर वृत्ति की तरह गहराई से समाई हुई थी। निर्देशक ने अपना सिर हिलाया क्योंकि उसे वर्तमान माहौल अपनी पसंद के अनुरूप लगा और उसने शिकारियों के चेहरों को स्कैन किया। आखिरकार उसकी नजर जिन वू से मिली। हंटर सियोंग जिन वू। निर्देशक को कल जो कुछ भी घटित हुआ उसकी पूरी जानकारी थी। उसने संक्षिप्त सिर हिलाकर जिन वू को अपनी स्वीकृति भेजी। वह थॉमस आंद्रे को जीवित रखने के लिए अपना आभार व्यक्त कर रहा था। दुर्भाग्य से अन्य शिकारियों को उस स्थिति के अंदर और बाहर के बारे में कोई सुराग नहीं था, इसलिए वे केवल एक दूसरे के सामने अपने सिद्धांतों को बड़बड़ाना शुरू कर सकते थे जब ब्यूरो के निदेशक ने जिन वू के साथ अभिवादन साझा किया। थोड़ी देर की बेचैनी के बाद आखिरकार निर्देशक ने भीड़ को संबोधित किया। आप सभी को ये दुर्भाग्यपूर्ण समाचार देते समय मेरा दिल भारी है। अंत में जिन वू को एहसास हुआ कि जिस पल का वह इंतजार कर रहा था वह आखिरकार आ गया है। निर्देशक ने धीमी, उदास आवाज में कहा, लगभग 2 सप्ताह पहले हंटर क्रिस्टोफर रीड की अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी थी। एकत्रित शिकारी इस रहस्योद्घाटन से आश्चर्यचकित थे। दुनिया के शीर्ष शिकारियों में से एक की किसी ने हत्या कर दी। जब जिन वू ने पहली बार खबर सुनी तो उसके सदमे का स्तर उस स्तर से कहीं अधिक था जो उसे महसूस हुआ था। यह मुद्दा इस दायरे से काफी परे था कि 2 शक्तिशाली शिकारियों के बीच लड़ाई में कौन जीता। निर्देशक ने संबंधित जानकारी को अपने पीछे विशाल स्क्रीन पर प्रदर्शित किया। सबसे पहले आग की लपटों के अवशेष जो बुझना नहीं चाहते थे, हवेली की राख, और फिर क्रिस्टोफर रीड का शव जिसके सीने में छेद था। शिकारियों ने उपलब्ध कराए गए वीडियो फुटेज के साथ साथ स्क्रीन पर कई स्थिर छवियों के माध्यम से स्पेशल अथॉरिटी रैंक अवेकेन की मौत की पुष्टि की और हैरान कराते हुए हौंफते हुए प्रतिक्रिया व्यक्त की। उपस्थित कोई भी व्यक्ति इस तथ्य पर विवाद करने में सक्षम नहीं था कि वह व्यक्ति अब मर चुका है। जैसा कि अपेक्षित था, आश्चर्यचकित हंटर्स ने सवालों की झड़ी लगा दी, लेकिन इसके बजाय निर्देशक ने दृढ़ता से अपना सिर हिला दिया। मुझे खेद है, लेकिन मैं आपके प्रश्नों का उत्तर इस प्रस्तुति के समाप्त होने के बाद ही दूंगा। सवालों के जवाब देने के बजाय अभी भी एक और भी महत्वपूर्ण मामला बाकी था। निर्देशक ने अपनी आंखों के कोने से जिन वू की ओर देखा। युवा कोरियाई हंटर और उसकी चमकती आंखों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई और वह सम्मेलन स्थल के कोने में चुपचाप बैठा रहा।
उसका शांत रवैया निर्देशक के दिल में कई जटिल भावनाओं को जगाने में कामयाब रहा। हालांकि अब संकोच करने का समय नहीं था। उसने रिमोट कंट्रोलर पर एक बटन दबाया और उसके पीछे स्क्रीन पर छवि फिर से बदल गई। हमें इस आदमी पर इस अपराध का अपराधी होने का पूरा संदेह है। एक आदमी का चेहरा अब उस विशाल स्क्रीन पर भर गया। लगभग तुरंत ही एकत्रित शिकारियों को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। क्या उस एशियाई व्यक्ति का चेहरा इस सम्मेलन स्थल के अंदर बैठे किसी अन्य व्यक्ति के समान नहीं था? लेकिन फिर इन शिकारियों को यह भी याद आया कि थॉमस आंद्रे के साथ क्या हुआ था, और उनमें से कोई भी अपने दिमाग में उमड़ते विचारों को आवाज नहीं दे सका। जिन वू ने भी अपना मुंह बंद कर लिया। यह तस्वीर पहचान के उद्देश्य से हंटर बयूरो में उसके पहुंचने के कुछ क्षण बाद ली गई होगी। वह चेहरा निश्चित रूप से उसकी यादों में से किसी बुरे आदमी का था, चाहे उसने कितनी भी बार उस पर नजर डाली हो। जिन वू ने अंततः अपना निचला होंठ काट लिया। यह मेरे पिता कैसे हैं? माना जाता है कि कालकोठरी शासकों का क्षेत्र थी। वह यह नहीं बता सका कि उन्होंने उसके पिता की बाहरी शक्ल वाला एक राक्षस क्यों भेजा। हालांकि उनके इरादे चाहे जो भी हों, जिन वू को अभी भी महसूस हो रहा था कि क्रोध का उबाल धीरे धीरे उसके दिल की गहराई में अपनी तीव्रता बढ़ा रहा है। आसपास के शिकारियों ने उस गुस्से को पूरी तरह से कुछ और समझ लिया और उन्होंने उसकी ओर न देखने की पूरी कोशिश की। पीछे मुड़कर मत देखो, पीछे मुड़कर मत देखो। वे बस एक जैसे दिखते हैं, बस इतना ही। बिल्कुल वैसा ही और कुछ नहीं। एशियाई सभी एक जैसे दिखते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा ही है। निर्देशक ने सियोंग इल हवान को संदिग्ध एस नाम दिया और बताना शुरू किया कि यह आदमी कौन था, उसे कहां से खोजा गया, उस खोज के दौरान क्या हुआ और आखिरकार उसके बाद क्या हुआ। शिकारी इस रहस्योद्घाटन से एक और आश्चर्यचकित हो गए कि इस व्यक्ति ने भागने के लिए पूछताछ के दौरान वास्तव में हवांग डोंगसू को हरा दिया था। हवांग डोंगसू कौन था? हंटर बयूरो ने शुरू में ही उसकी शक्तियों को स्वीकार कर लिया और उसे एक अच्छा सौदा देने की पेशकश की, जिससे वह तुरंत राज्यों में प्रवास करने के लिए प्रेरित हुआ। इसके अलावा वह दुनिया के सबसे अच्छे गिल्ड, स्केवेंजर गिल्ड के भी दिग्गजों में से एक था। इन शिकारियों को जो सदमा महसूस हुआ वह बहुत बड़ा था, शायद इसलिए क्योंकि उसके निधन की खबर अभी तक प्रचारित नहीं की गई थी। वे अब सोच रहे थे कि यदि समान स्तर की ताकत रखने वाले कई हमलावर एक साथ उनके लक्ष्य पर हमला करते हैं, तो एक विशेष प्राधिकरण रैंक हंटर भी लंबे समय तक टिकने में सक्षम नहीं होगा। उसे हंटर बयूरो द्वारा इस अपराध के लिए इस रहस्यमय संदिग्ध एस पर संदेह करने का कारण समझ में आया। उस स्तर की शक्ति रखने वाले कई मानव प्रकार के राक्षस कालकोठरी से भाग गए और एक ही समय में हंटर क्रिस्टोफर रीड पर हमला किया। हंटर बयूरो में हमें लगता है कि यह सबसे संभावित स्पष्टीकरण है। जैसे ही निर्देशक ने आगे बढ़ना जारी रखा, संदिग्ध एस की छवि हवांग डोंगसू की गर्दन को अपने पैर से दबाते हुए अगली विशाल स्क्रीन पर उभरी। दृश्य ने स्पष्ट रूप से किसी प्रकार के कीट की तरह हवांग डोंगसू को वश में करने में सक्षम प्राणी की असाधारण शक्ति को प्रदर्शित किया। भले ही वह एक शिकारी था जो आसानी से नियमित रैंक एस वर्गीकरण से अधिक था। स्क्रीन पर फुटेज देख रहे शिकारियों की आंखों में शुद्ध आश्चर्य के संकेत झलक रहे थे। हालांकि जिन वू के लिए वो वीडियो क्लिप उतनी आश्चर्यजनक नहीं थी। ये संदिग्ध एस एक अस्तित्व था जिसे शासकों ने किसी अज्ञात उद्देश्य के लिए बनाया था, और उसके पास अकल्पनीय शक्तियां थीं जो कालकोठरी उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त थी। तो जाहिर है हवांग डोंगसू को उस प्राणी से पराजित होते देखना अजीब नहीं है। नहीं, इसके अलावा जिन वू को इस बात की अधिक चिंता थी कि वह संदिग्ध एस क्या करने की कोशिश कर रहा था। यह हवांग डोंगसू को बातचीत में शामिल कर रहा था। यह उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। जिन वू की भौहें तन गईं। उसने कड़ी मेहनत से ध्यान केंद्रित किया, जैसा कि वह लड़ाई के दौरान करता था, और समय तुरंत धीमा हो गया। उसकी तेज इंद्रियों ने संदिग्ध एस के होठों की हरकत को पढ़ना शुरू कर दिया। यह मेरे बेटे के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है। मरने के बाद भी तुम अपनी आंखें बंद नहीं कर पाओगे। तभी जिन वू का दिल जोर से धड़का। वो आखिरी शब्द, मृत्यु में भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पा रहा है। अगर उसकी लिप रीडिंग सही साबित हुई तो इसका मतलब था कि संदिग्ध एस को उसके अस्तित्व के बारे में पता था। शुक्र है, वह उस छोटी बातचीत की सामग्री की आसानी से पुष्टि करने का एक तरीका जानता था जो उन दोनों ने साझा की थी। जिन वू ने अपने बेतहाशा तेज होते दिल को दबाया और अपनी शैडो आर्मी में शामिल होने वाले बिल्कुल नए व्यक्ति का नाम बताया। लालच को पहले से ही पता था कि जिन वो अपने साझा मानसिक लिंक के माध्यम से क्या जानना चाहता था, इसलिए उसने तुरंत अपना उत्तर दिया। ये वैसा ही है जैसा आपको संदेह है।
जबकि जिन वू के दिमाग में विचार अधिक से अधिक जटिल और भ्रमित होते जा रहे थे, निर्देशक की लंबी व्याख्या समाप्त हो रही थी। हम आपसे दुनिया के गिल्डों से इस संदिग्ध एस का पता लगाने और उसे पकड़ने में मदद करने के लिए कहने की योजना बना रहे हैं। यदि आपको इस आदमी का पता चल जाए तो कृपया हमें तुरंत कॉल करें। बस इतना ही। निर्देशक के शब्दों के अंत ने सवालों की आने वाली बाढ़ का संकेत दिया, जिन्हें हंटर्स ने तब तक रोक रखा था। उन्होंने अधीरता से अपने हाथ हवा में उठाए। हाँ सर, वहां पर है। निर्देशक ने उठे हुए हाथों में से एक की ओर इशारा किया, जिससे हंटर को अपना प्रश्न बाहर फेंकने के लिए प्रेरित किया, जैसे कि वह अब और इंतजार नहीं कर सकता। क्या आपके पास कोई सबूत है कि यह संदिग्ध एस इंसान नहीं है? हमने उसके जादुई ऊर्जा उत्सर्जन को राक्षसों के उत्सर्जन से पूरी तरह मेल खा लिया है। अगला सवाल। उस प्राणी ने जोर देकर कहा कि वह व्यक्ति है जो कालकोठरी के अंदर लापता हो गया था। हालांकि क्या ऐसा कोई शिकारी वास्तव में अस्तित्व में था? हाँ, वह हंटर वास्तव में अस्तित्व में था। अगर ऐसा है तो आपने उस शिकारी की पहचान उजागर क्यों नहीं की? निर्देशक बहुत झिझका, लेकिन अंततः जिन वो की सामान्य दिशा में देखने से बचने की पूरी कोशिश करते हुए जवाब दिया। हमने उस जानकारी को उजागर नहीं करने का निर्णय लिया है क्योंकि संदिग्ध वर्तमान में इस सम्मेलन में भाग लेने वाले शिकारियों में से एक से संबंधित है। इससे सवालों की बौछार तुरंत और अचानक खत्म हो गई। उसी क्षण, शायद जैसा अपेक्षित था, मैं बदल गया। निर्देशक ने अचानक शांत हुए सम्मेलन स्थल का अवलोकन किया और निर्णय लिया कि वह काम यही समाप्त कर देगा। क्या कोई अन्य प्रश्न है? तभी पीछे की ओर दर्शकों की सीटों के अंत में बैठे किसी व्यक्ति ने अपना हाथ उठाया। इससे पहले कि निर्देशक उसका नाम पुकारता, इस आदमी ने सबसे पहले अपना मुंह खोला। फिर भी, क्या आपको नहीं लगता कि उस व्यक्ति की पहचान जारी करना बेहतर होगा, यदि आप वास्तव में उन्हें गिरफ्तार करना चाहते हैं? शिकारियों को यह देखने के लिए पीछे मुड़ने की जरूरत नहीं थी कि उस वजनदार आवाज में यह सवाल किसने पूछा था। यह चीनी भाषा में बोली गई थी, और यह एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति से आई थी। वह कोई और नहीं बल्कि चीन का 7 स्टार रैंक हंटर लियू जिगेंग था। विशेष प्राधिकारी रैंक के शिकारियों में से एक अपने चेहरे पर उदास भाव के साथ सीधे निर्देशक की ओर देख रहा था। चीन के दर्जनों शीर्ष शिकारी, जिनमें उसके स्वयं के गिल्ड सदस्य भी शामिल थे, उसके दाएं, बाएं और सामने बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि निर्देशक घाटे में है, लेकिन लियू जिगेंग ने दबाव डालना जारी रखा। क्या आप सहमत नहीं हैं, मिस्टर डायरेक्टर? हालांकि संदिग्ध एस की पहचान पर जानकारी को सील करने के लिए पहले ही दिन में तत्काल निर्णय लिया गया था, निर्देशक को एहसास हुआ कि उसके पास अब कोई विकल्प नहीं है और अनिच्छा से इसे अपने पीछे स्क्रीन पर लाया। रिमोट बटन के एक प्रेस और सेओंग इल्हवान की जानकारी विशाल स्क्रीन पर भर गई। जल्द ही दर्शकों में से कई सदस्यों की आश्चर्यचकित कर देने वाली आवाजें निकलने लगी। सोचने के लिए, कालकोठरी में प्रकट होने वाले पहले मानव आकार वाले राक्षस का चेहरा हंटर सेओंग जिन वू के लापता पिता के समान ही था। ऐसा संयोग कैसे हो सकता है? सम्मेलन स्थल का एक शांत आंतरिक भाग शिकारियों की धीमी आवाज से गूंज रहा था। लियू जिगेंग ने दोबारा हाथ उठाने से पहले चुपचाप स्क्रीन की ओर देखा। निर्देशक को एक बार फिर चीनी शिकारी की ओर इशारा करना पड़ा। हंटर लियू, इस बार मेरे पास एक प्रश्न है जो मैं सेओंग जिन वू से पूछना चाहता हूं। निर्देशक ने अपनी नजर जिन वू पर डाली। बाद वाले ने पहले वाले की ओर हल्के से अपना सिर हिलाया और दूर से लियू जिगेंग को घूरने के लिए अपनी सीट पर घूम गया। इसके तुरंत बाद चीनी शिकारी की भारी, बासी आवाज अंदर से गूंज उठी। अगर ये संदिग्ध एस वास्तव में आपके लंबे समय से खोए हुए पिता निकले और दुनिया के शिकारी उनका शिकार करने की कोशिश कर रहे हों तो आप क्या करेंगे? जिन वू ने अपना उत्तर देने से पहले उस पर थोड़ा विचार किया। अगर वह प्राणी एक राक्षस के अलावा कुछ नहीं है, तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। हालांकि अगर यह कोई राक्षस नहीं है, बल्कि वास्तव में मेरे पिता हैं, तो यदि यह सचमुच उसके पिता थे। एकत्रित शिकारी अत्यधिक उत्सुक हो गए कि वह आगे क्या कहेगा और अपनी लार निगलने लगे। उन सभी की परवाह न करते हुए, जिन वू ने सभी को सुनाने के लिए दृढ़ता से अपने इरादे घोषित किए। मैं अपने परिवार की रक्षा करूंगा, भले ही इसके लिए दुनिया का हर एक शिकारी मेरा दुश्मन बन जाए।